अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। भूमिका। सपने हम सब देखते हैं और उनके पूरा होने की कामना भी करते हैं। सपने हमारे अंदर छुपी हुई इच्छाएं ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। हम सभी में कुछ न कुछ खास है और हमारी दिली तमन्ना होती है कि लोग उसे पहचानें, उसकी तारीफ करें। हम इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं कि हम अपने कामों से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। मगर कई बार जिंदगी में आ रहे उतार चढ़ाव से हम निराश हो जाते हैं। हम खुद को कम आंकने लगते हैं और अगर ऐसा बार बार होता रहा तो हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम भी जीत सकते हैं, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, या हम में भी कुछ खास है, ये विचार दूर दूर तक हमारे मन में आते ही नहीं है। मगर ऐसे विचारों का मन में आना हमें सफलता तो दूर खुशी भी नहीं देता। जाहिर सी बात है, नेगेटिव सोच, खुद पर विश्वास में कमी से क्या हमें जीवन में जो चाहिए वो मिल सकता है? कोई भी कदम उठाने से पहले अगर मन आशंकाओं से, सवालों से घिरा हुआ हो, लगातार असफलता का डर मन में हो, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, कदम उठा पाएंगे? मगर ऐसा कब तक चलेगा? जिंदगी जीने का ये तो सही तरीका नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो हम मेंटली टूट जाएंगे। फिर इसका क्या उपाय है? हम क्या कर सकते हैं जिससे हम कभी दुखी ना हो, और अगर कभी हों भी तो हम रुके नहीं। हमें हौसला देने वाला कोई हो जो हमें कहे कि उठो, तुम कर सकते हो। आपके हिसाब से ऐसा कौन हो सकता है जो हमेशा हमारे साथ हो? बहुत ही सीधा सा जवाब है, हम खुद। कैसे? चलिए जानते हैं इस इन्फ्लुएंशियल बुक अवेकन द जायंट विद इन, जिसके लेखक हैं टोनी रॉबिन्स। इस किताब में टोनी रॉबिन्स ने बार बार एक बात पर बहुत जोर दिया है और वो है हमारा खुद पर भरोसा। उनका कहना है कि जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अपने अंदर छुपी क्वालिटीज को बाहर निकालना होगा। अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने स्तर को, यानी स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में आने वाली सब मुश्किलों का डटकर सामना भी करना होगा। मुश्किलें, कठिन समय इंसान को मजबूत बनाते हैं। अगर हम मुश्किलों को खुद को सुधारने के लिए मिले एक मौके की तरह देखेंगे तो हम मेहनत से नहीं डरेंगे। टोनी रॉबिन्स ने कई एग्जाम्पल्स देते हुए हमें बताया है कि हमारे फैसलों और उससे मिले एक्सपीरियंसेस का आपस में गहरा संबंध है। और फैसले लेते समय हम कई बातों का विचार करते हैं, जैसे उससे जुड़ी हमारी यादें, हमारे एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस, उनकी राय और भी काफी कुछ। मगर अंत में जो चीज मायने रखती है वो ये है कि उनका हमारे और दूसरों के जीवन पर क्या असर हो रहा है। क्योंकि हम सभी में बहुत कुछ खास है और ये हम सब जानते हैं। बस उसे पहचानने की और फिर तराशने की देर है। अवेकन द जायंट विद इन के लेखक ने सिर्फ टूल्स या टेक्निक्स ही नहीं दिए हैं, बल्कि कुछ सरल एक्सरसाइजेस भी दी हैं जिन्हें अगर हम साथ साथ करेंगे तो हम इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आज से, बल्कि अभी से अपने जीवन के हर लेवल और हर स्टेज पर देख सकेंगे। इस किताब की भाषा बहुत सरल है, मगर इसमें दिए गए विचार बहुत थॉट प्रोवोकिंग, यानी सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। और यही इस किताब को खास बनाती है। कई मौकों पर तो आपको ऐसा लगेगा मानो टोनी रॉबिन्स आपके बगल में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। इस किताब में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये 3 सवाल पूछना चाहूंगा। ये मैं नहीं बल्कि टोनी रॉबिन्स ने पूछे हैं। क्या आपने इनके बारे में कभी सोचा है? पहला, हम कैसे अपने जीवन को अपने वश में, यानी कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा, हमें जो बदलाव चाहिए उसे हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। तीसरा, हम अपने ज्ञान या नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या उसे खुद के और दूसरों के उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल उठे हैं तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं, क्योंकि आप ये सब कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है। चलिए फिर खुद पर भरोसा रखते हुए अपने अंदर छुपे उस खजाने को ढूंढकर उसे तराशते हैं। बदलाव जो स्थायी हो। जब भी हमारी जिंदगी में छोटे से छोटा बदलाव हो तो ये जरूरी नहीं है कि हम उससे तुरंत कंफर्टेबल या सहज हो जाएं। बदलाव की चाह हम सब करते हैं, मगर एक शर्त पर, बदलाव हमारे पक्ष यानी फेवर में हो। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम जैसा बदलाव चाहते हैं उसे अपने जीवन में लाने के लिए हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग मामूली कामों पर जरूरत से ज्यादा समय जाया करने के कारण असफल होते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, हम किस प्रकार के जीवन की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि यही उन 3 सवालों का जवाब है
जो मैंने, या यूं कहें कि टोनी रॉबिन्स ने हमसे पूछे थे। उन्होंने अपने एक सेमिनार का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि जब वे 7,000 लोगों को संबोधित करने स्टेज पर पहुंचे, तब उस पल उनको ऐसा लगा कि हाँ, यही है जो मैं करना चाहता था। वे अपने सपने को साकार होता हुआ देख रहे थे, उसका अनुभव ले रहे थे। उस पल उनकी आंखों के सामने उनके उस 400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से लेकर अभी तक का पूरा सफर आ गया, जहां वो लोगों की जिंदगियों को संवारने में उनकी मदद कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक फैसला किया था कि वो कभी भी कम में संतुष्ट नहीं होंगे। यहाँ कम में संतुष्ट न होने से मतलब अपनी काबिलियत या कैपेबिलिटी से है। हमें से अधिकतर लोगों ने अभी तक हमारे अंदर छुपी हुई उस एक्सेप्शनल पावर की पहचान ही नहीं है, जो हमें ना जाने किन ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। जब हम किसी फील्ड में लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तब हम उससे जुड़ी कई खूबियों को भी सीखते हैं। और अगर वही हम बेवजह ही उन कामों में अपना समय जाया करें जिसकी जरूरत ही नहीं है, हम ना तो अपना जीवन संवार रहे होते हैं और ना ही किसी दूसरे का। हम सभी में एक जीनियस है जो गहरी नींद में सो रहा है। भगवान ने हम सभी को अनगिनत खूबियों से नवाजा है जो दुनिया के सामने आने का इंतजार कर रही हैं। भगवान कभी पार्शियल नहीं होते हैं, वो सबको एक जैसा प्यार करते हैं और सबके साथ एक जैसा ही बिहेव भी करते हैं। वो सबको बराबर के मौके देते हैं। हो सकता है कि ये मौके अलग अलग समय पर या अलग अलग रूप में हमारे सामने आए। अब ये तो हम पर डिपेंड करता है कि जब हमें वो मौका मिले तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपनी सोच में, अपने जीवन में वो बदलाव कैसे लाएं जो स्थायी हो, यानी परमानेंट हो। क्योंकि जब वो सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंज स्थायी रूप से हमारे साथ रहेगा, तभी तो हम अपनी जिंदगी में उसके अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे। इसके लिए टोनी रॉबिन्स ने 3 प्रिंसिपल्स की बात की है। पहला है अपने स्तर को उठाएं। अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए स्वयं से और बेहतर की उम्मीद करना शुरू कीजिए। उन चीजों की एक सूची यानी लिस्ट बनाइए जो आप किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। जैसे हम दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं और हम अपने साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जी हाँ, सुनकर हैरानी हुई। हम अक्सर दूसरों की शिकायत तो कर देते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके ऐसा करने के मौके और कारण भी तो हमने ही दिए होते हैं। मगर कहीं ना कहीं उनके ऐसा करने के लिए मौके और कारण भी तो हमने ही दिया होगा। इसके साथ ही आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, इन सब बातों को भी उस सूची में शामिल कीजिए। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, रोसा पार्क्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये ऐसे ही कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे और आपके जैसे ही थे, मगर उनको अपना लक्ष्य, अपना गोल पता था, जिसके लिए उन्होंने अपने स्तर को भी ऊपर उठाया और उसे पाने की कोशिश की और किसी भी कीमत पर कम में समझौता नहीं किया। दूसरा है अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलने की जरूरत है। अपने स्तर को ऊपर उठाने के बाद अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं या ये कहें कि आपको ये पूरा भरोसा है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर आप शुरू करने से पहले ही हार गए। पहला कदम बढ़ाने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। डर हमें कुछ भी नया काम करने से रोकता है और हम अपना 100% नहीं देते हैं। खुद की कोशिशों पर हमारा भरोसा हमें रास्ता कठिन हो फिर भी हिम्मत देता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें कि हम ये कर सकते हैं और हम करके रहेंगे। विश्वास के बिना हम जितना चाहे अपने स्तर को उठा लें, मगर हमारे अंदर उसे पूरा करने की जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं होगी। तीसरा है कार्य पद्धति, यानी काम करने के तरीके में बदलाव। खुद से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए हमारी कार्य पद्धति भी उसके अनुरूप यानी अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर हमें खुद की काबिलियत पर भरोसा है तो ये करना कठिन नहीं होगा। इसके लिए आप दूसरे कामयाब व्यक्तियों को अपना आदर्श यानी रोल मॉडल माने। इससे आपके समय की बचत तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप उसे अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। अवेकन द जायंट विद इन हमें उन 5 एरियाज पर मास्टरी प्राप्त करने में मदद करेगी जिनका हमारी जिंदगी पर गहरा असर है। वे हैं इमोशनल, फिजिकल, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल और टाइम मास्टरी। टोनी रॉबिन्स ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स का पालन करने से हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हम सभी के सपने, लक्ष्य एक दूसरे से अलग होते हैं। इस किताब का एकमात्र उद्देश्य हमें हमारे अंदर के
उस इंसान से इंट्रोड्यूस करवाना है जो अपने सपनों की ओर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है और जिसके अंदर ये विश्वास है कि वो उन सपनों को साकार करने के लिए सक्षम है जिसकी उसे चाह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उस सफर की। परिस्थिति हम नहीं बनाते हैं, परिस्थितियों से हम बनते हैं। खुद से एक सवाल करते हैं, हम अपने जीवन के अगले 10 साल कैसे जीने वाले हैं और बेहतर कल को बनाने के लिए हम आज अभी क्या कर रहे हैं। हमारे लिए अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और भविष्य में हमारे लिए क्या जरूरी होगा। हमें ये सब आज ही सोचना है क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वो तो बस चलता रहता है। हम चाहते हैं कि वक्त थम जाए, मगर क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए जो कुछ भी हमें तय करना है उसका सही समय कल या परसों नहीं है, वो समय आज है, अभी है। अपनी जिंदगी को एक सही आकार देने का सबसे अच्छा तरीका है कदम उठाना। हम किसी भी सिचुएशन में कौन से कदम उठाते हैं ये हमारे आने वाले जीवन की दिशा तय करता है, उसे एक नया आकार देता है। हमारा हर कदम हमें कोई ना कोई परिणाम जरूर देता है और जब हम ऐसे ही कदम उठाते हैं तब वे सब मिलकर हमारा भाग्य तय करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी है तो हमें उसके लिए लगातार सही दिशा में कदम उठाकर सही फैसले लेने पड़ेंगे। हमने अभी हमारे आने वाले 10 सालों की बात की। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अब अगर हम अपने पिछले 10 सालों की तरफ देखें तो क्या ऐसे कोई फैसले थे जो हम अगर उस समय लेते तो शायद हमारा आज कुछ अलग होता। मेरा उत्तर है हाँ, ऐसे कुछ फैसले थे जो अगर शायद मैंने उस समय लिए होते तो यकीनन मेरा आज कुछ अलग होता। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने आज ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिनसे मेरे आने वाले साल या आने वाला कल बेहतर होगा। हम अक्सर अपने भाग्य के लिए सिचुएशंस को दोषी ठहराते हैं, मगर सच तो यह है कि सिचुएशंस हम नहीं बनाते हैं, सिचुएशंस से हम बनते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद अपने भाग्य को संवारा है और ये संभव हुआ उनके सही फैसले लेने की पोटेंशियल और उसके बाद उस पर डटे रहने के कारण। कई बार सही फैसले लेने का सही अर्थ क्या है ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसका जवाब है वो करिए जिसके लिए आप समर्पण यानी कमिटमेंट की भावना महसूस करते हैं। किसी चीज में दिलचस्पी होना और उसके लिए समर्पण की भावना का होना, ये दोनों दो अलग बातें हैं। जहाँ समर्पण होता है वहाँ सवाल नहीं होते हैं, वहाँ पीछे हटना नहीं होता है, वहाँ तो बस निरंतर अपना बेस्ट देना होता है। फैसले के साथ साथ उसके परिणाम के लिए भी डेडिकेटेड रहें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जिस स्तर या स्टैंडर्ड की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी उस स्तर को बनाए रखें और किसी भी प्रकार के समझौते के लिए बिल्कुल तैयार ना हो। एक बार हमने फैसले लेने की ताकत को समझ लिया फिर हम बहाने नहीं ढूंढेंगे, हम दुखी या हताश नहीं होंगे क्योंकि हम वो करेंगे जिसमें हमें खुशी मिलेगी। सच बात तो यह है कि आप अभी इस वक्त भी कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आपके अंदर ही वो ताकत छुपी हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसे कमिटेड डिसीजंस लेना चाहता हूं मगर मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, इसका उत्तर ये है कि आपने शुरुआत कहां से की ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, मगर आप आज जहां हैं उसके पीछे आपके किन फैसलों का हाथ है ये मायने रखता है। यहाँ पर टोनी रॉबिन्स ने E.D. रॉबर्ट्स का एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि E.D. रॉबर्ट्स जो 14 साल की उम्र से पैरालाइज्ड हो गए थे, उन्होंने फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की तकलीफ को समझकर उनके लिए व्हील चेयर रैंप और पार्किंग स्पेस की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पास होने वाले वे पहले क्वाड्रिप्लेजिक थे। इसलिए जब हम खुद को कुछ बड़ा, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेंगे तब हम देखेंगे कि अपने आप परिणाम सामने आते जाएंगे। तो अगर ये इतना आसान है फिर लोग फैसले लेने से इतना डरते क्यों हैं? इसका कारण है क्योंकि उन्होंने अभी तक इसकी ताकत को समझा ही नहीं है। कठिन फैसले लेना ये इतना आसान नहीं होता है, इसलिए जितने ज्यादा फैसले हम लेंगे उतना ही हम उनसे कंफर्टेबल होते जाएंगे। हमें फैसले लेने की आदत पड़ जाएगी। हमारे मूल्य, अनुभव, हमारी भावनाएं और मन में उठ रहे सवाल, ये सब हमें फैसले लेने में मदद करते हैं। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करें, गलत निर्णय लेने के डर को अपने मन से निकाल दें, खुद को पहचानने की कोशिश करें। सफलता सही फैसलों से मिलती है और सही फैसले अनुभव से आते हैं।
इन अनुभवों में असफल फैसलों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उनसे हमें सीख मिलती है। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। कौन से कदम आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी करें। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फैसले लेने से डरिए नहीं। आपका आज लिया हुआ एक सही फैसला आपके आने वाले जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि परिस्थिति हम नहीं बनाते हैं, परिस्थितियों से हम बनते हैं। तो खुद को दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी तुक्के से नहीं होता। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तुक्के से होने जैसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई ताकत होती है जो हमेशा हमारे साथ होती है, और वो ताकत है पेन यानी दुख, तकलीफ और प्लेजर यानी आनंद या खुशी। हम कुछ भी करते हैं, वो या तो दुख से बचने के लिए होता है या फिर खुशी को बांधने के लिए। आप सोच कर देखिए, आपके ज्यादातर फैसले कहीं ना कहीं इन दो बातों से जुड़े हुए होंगे। मगर हम दुखों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। खुशी हम चाहे महसूस भी कर रहे हों, लेकिन जिंदगी में किन बातों का दुख है, ये दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम इन दो ताकतों को समझ लें और उनका सही उपयोग करना सीख लें, तो इसके परिणाम ज्यादा लंबे समय तक हमें दिखाई देंगे, और साथ ही साथ जिस बदलाव की उम्मीद हम कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। कई बार ऐसे कई काम होते हैं जो आपको करने तो चाहिए, मगर आप उनको करने में देर करते हैं, या ये कहें कि उनको टालते हैं। इसकी वजह क्या है? काम को टालने के कई कारणों में से एक कारण है डर। कई बार डर हमें उस काम की कठिनाई के कारण नहीं होता। कई बार डर हमें उस काम की कठिनाई के कारण नहीं होता, बल्कि उसके परिणाम को लेकर होता है। कभी कभी अपने उस लक्ष्य या गोल की तरफ कदम बढ़ाने से ऐसी कई बातें होंगी जो शायद हमारे लिए नई हों। हो सकता है कि उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े। बस इसी डर या झिझक के कारण हम कदम ही नहीं उठाते हैं। और ऐसा तब तक होता है जब तक ऐसा एक वक्त ना आ जाए जिसके आगे आपकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में पेन या उस चीज का दर्द मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करता है। दर्द हमारा दोस्त बन जाता है। वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बदलाव से हमारा बेहतर बन सकता है, इस बात पर हमारा विश्वास होने लगता है। सुख और दुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, और उससे जुड़े अनुभव भी सबके लिए अलग अलग ही होते हैं। और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी और जरूरी सीख यानी लेसन बन जाता है। हम दुख को किन बातों से जोड़ते हैं और हम किन बातों में सुख ढूंढते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हमें सुख देता है। यहाँ तक कि इसी बात ने उनको अपने दुखों पर भी काबू पाने में मदद की, क्योंकि खुद के पास जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे दूसरों के साथ बांटने से उन्हें वो दूसरों को कुछ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसी भावना आती थी। दुख को हैंडल करने का और खुशी या आनंद सेलिब्रेट करने की ही बात करें तो कई लोगों के लिए ड्रिंकिंग या स्मोकिंग ये सुख और दुख दोनों सिचुएशंस में पहला विकल्प यानी ऑप्शन होता है। हम सब जानते हैं कि ये दोनों ही बातें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। कई लोग इन दोनों ही आदतों को छोड़ना भी चाहते हैं। आजकल तो यंगस्टर्स बहुत ही सरलता से इन दोनों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम ऐसी कुछ बातों को याद करें जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी और जिनका कारण था हमारी ड्रिंकिंग की आदत, तो शायद हम इसे अपनी जिंदगी से निकालने का विचार पक्का कर पाएंगे। सच तो ये है कि ये हमें तय करना है कि हमें किन बातों को दुख तकलीफ से जोड़ना है और किन्हें खुशी और संतुष्टि से। अगर हम ये करने में असफल हो गए, फिर तो समझिए कि हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम तो पूरी तरह से बाहरी ताकत के कंट्रोल में हैं, और इससे हमारी जिंदगी की खूबसूरती पर बुरा असर पड़ता है। समझने की बात यह है कि हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, और उसमें हमारे इंटेलेक्ट से ज्यादा सुख और दुख की वो डेफिनेशन जो हमने समझी है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम अक्सर समस्याओं को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं,
कोई भी सिचुएशन शायद उतनी खराब नहीं होती जितना हम उसे और वहां खुद को समझ रहे होते हैं। हम उसी के आधार पर अपने मतलब निकालते हैं और बस शुरू हो जाती है हमारे दिमाग में चर्निंग। इस विचार मंथन यानी इसी चर्निंग से रखी जाती है हमारे भविष्य के फैसलों की नींव। आप जरा सोचिए, अगर हमारे विचारों का हम जो फैसले लेते हैं उनमें इतना बड़ा हाथ है तो फिर क्यों ना हम उसका अच्छा और पॉजिटिव मीनिंग निकालें। ये करना उतना कठिन भी नहीं है। सुख भी हमारी जिंदगी में ज्यादा समय तक रह सकता है अगर हम उसे उस नई इमेज से जोड़ें जो बदलाव से बनने वाली है। बदलाव हमेशा बुरा या अनकंफर्टेबल ही नहीं होता है। जब हम किसी इमोशन को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं तब उसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से होता है। इसलिए पहला कदम है कि इस कनेक्शन को समझिए जो आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। उस पर फोकस कीजिए। बदलाव से जुड़े हर एक डर को मन से निकाल दीजिए और उसे खुशी की तरफ बढ़ाया गया कदम समझिए। उन बातों की एक सूची यानी लिस्ट बनाइए जो आप कुछ समय से टाल रहे हैं। अब ये सोचिए कि आपने अभी तक उन्हें क्यों नहीं किया। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो कनेक्शन है जो आप ढूंढ रहे हैं और इसी पर आपको मात करनी है। ये सोचिए कि दुख पाने के लिए आपके पास कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। ये सोचिए कि सुख पाने के लिए आपके पास कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। ये आपको नए रास्ते ढूंढने में मदद करेंगे। इसी के साथ ये भी सोचिए कि अगर आप अब भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप ये है कि सोचिए अगर आप वो कर लें तो आपका जीवन किस प्रकार बदल जाएगा। बस ये आपको एक मकसद, एक कारण दे देगा और यही है आपका मोटिवेटिंग फैक्टर। आप बताइए, क्या ये इतना कठिन था? तो इंतजार मत कीजिए। आगे बढ़ने के पहले ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर वो काम करने के लिए हौसला देती है जो हम करना चाहते हैं, जिस पर अगर हम विश्वास करें, आस्था रखें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बस विश्वास और आस्था रखना जरूरी है क्योंकि विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। हम किन बातों पर विश्वास करते हैं और हम उनका क्या मतलब निकालते हैं, ये हमारा आज और कल दोनों तय करता है। हमारा विश्वास हमें ये बताता है कि कोई भी बात या घटना जो हमारी जिंदगी में हो रही है वो हमें सुख देगी या दुख। दुख को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और सुखों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है हमारा विश्वास, हमारी आस्था। शायद आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हमने इतना कठिन समय देख लिया है कि इतनी खुशियों की आदत ही नहीं रही। अगर हमारी जिंदगी एक कठिन दौर से होकर गुजरी है तो हमें इस बात पर यकीन करने में समय लगता है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। और कभी कभी तो ये विश्वास हमारे मन में इतना पक्का बैठ जाता है कि हम उससे मिलते जुलते सारे अनुभवों को एक ही नजर से देखने लगते हैं। कई बार तो हम उन्हें इतना सच मान लेते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि ये सिर्फ हमारे विचार हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं है और ये जानते हुए भी कि इससे हमें मदद नहीं मिल रही है, हम उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों का खेल है। किसी चीज के प्रति आस्था होना ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपको दुख दे रही है तो इसे बदलना जरूरी है। विश्वास में किसी चीज को संवारने की और बिगाड़ने की ताकत होती है। हमारे बिलीव्स सिर्फ हमारी भावनाओं पर ही नहीं प्रभाव डालते हैं, बल्कि ये हमें मिनटों में बदलने की ताकत रखते हैं। अवेकन द जायंट विद इन में टोनी रॉबिन्स ने, साइको न्यूरोमोनोलॉजी और डॉक्टर हेनरी बीचर ने एक रिसर्च का जिक्र किया है। ये दोनों ही एग्जांपल्स एक ही बात बताते हैं, किसी भी बीमारी के ठीक होने में दवाई का जितना हाथ है उससे कहीं ज्यादा हाथ हमारे ठीक होने के विश्वास का भी है। यहां तक कि अभी आपने जो कुछ भी सुना उससे आप कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करने लगेंगे जो आपने पहले कभी सोची ही नहीं थी। और हो सकता है कि इसी विश्वास के साथ आप उनको अपनी जिंदगी में करने की कोशिश भी करें। एक बार हमने इस विश्वास को अपना लिया, फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए कमांड का काम करता है और यही हमारे वर्तमान और भविष्य यानी प्रेजेंट और फ्यूचर को बदलने की ताकत में बदल जाता है। बिलीफ ये आखिर है क्या? ये एक आइडिया है जिसने आपके मन में अपनी एक खास जगह बना ली है।
हम सब में वो काबिलियत है जिससे हम एम्पावरिंग बिलीफ्स बना सकते हैं, मगर हमारा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जितने भी लोग आज कठिनाइयों का सामना करके ऊपर उठे हैं, उन्होंने अपने दुखों में से उनका एम्पावरिंग बिलीफ्स को ढूंढकर उसे दूसरों की मदद करने में लगाया। इससे ये साफ है कि हमारा विश्वास हमारे लिए अड़चनें भी बन सकता है और हमारी ताकत भी बन सकता है। इसे समझने के लिए हम सेल्फ इमेज का एग्जाम्पल लेते हैं। जब कोई हमें यह कहता है कि हम आजकल काफी फिट लग रहे हैं, तब हमें अच्छा लगता है, और अगर हमें अपने कोशिशों पर विश्वास न हो तो ये शब्द हमें मोटिवेट करते हैं। अब इसी कॉम्प्लीमेंट को कमेंट की तरह देखिए। हमें शायद अपने कोशिशों पर विश्वास हो, मगर एक कमेंट उसे डगमगा सकता है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब हम उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इसलिए सफल होने के लिए अपनी कामयाबी पर विश्वास रखिए। अगर हमें डीमोटिवेटिंग कमेंट्स का सामना करना पड़े तो हताश न हो। साइकोलॉजी में एक टर्म है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, जिसका अर्थ है बार बार मिल रही असफलता हमारे अंदर मैं अच्छा नहीं कर सकता ऐसी भावना पैदा कर देती है। इस भावना से लड़ने के लिए अचीवर्स की तरह सोचिए। अचीवर्स किसी भी मुश्किल को परमानेंट नहीं समझते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि उनकी मुश्किलों ने उनकी जिंदगी को काबू में किया है, बल्कि वे उसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं। और अचीवर्स मुश्किलों को पर्सनल डिफीट या व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं लेते हैं। एक बार हमने मुश्किलों को चुनौती की तरह देखना शुरू कर दिया, फिर हम उससे सुख को जोड़ना भी सीख जाएंगे। जब हम किसी के कहे शब्दों पर आंखें मूंद कर विश्वास करना छोड़ देंगे, तब हम खुद से सवाल करेंगे, हो सकता है कि हमें नया रास्ता मिल जाए। हम विश्वास को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है ओपिनियन, या किसी बात पर हमारी राय, जो आज है लेकिन शायद कल बदल भी जाए। दूसरा है हमारा विश्वास, जो कुछ हद तक स्ट्रांग है, पक्का है, मगर इसे भी नए विचारों से बदला जा सकता है। तीसरा है कन्विक्शन, या हमारा दृढ़ विश्वास। ये सबसे स्ट्रांग होता है और कई बार इसे बदलना असंभव होता है। इसलिए अपने विश्वास को कन्विक्शन के लेवल पर लेकर जाइए, क्योंकि यह हमें किसी भी मुश्किलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ध्यान ये रखना है कि हमारे बिलीव्स हमें इंपावर करते रहें। टोनी रॉबिन्स ने कैनी यानी कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग एम्पावरमेंट की बात करते हुए कहा है कि अधिकतर लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना होती है। सच्ची सिक्योरिटी वो है जब हम लगातार सीखते हैं, बेहतर बन रहे होते हैं। खुद से पूछिए कि आज आपने क्या सीखा। विश्वास रखिए कि गोल की तरफ छोटा कदम भी आपका भविष्य बदल सकता है। इसे समझने के लिए इस किताब में टोनी रॉबिन्स ने एक आसान सी एक्सरसाइज करने को कहा है। एम्पावरिंग बिलीव्स और डिसएम्पावरिंग बिलीव्स की एक लिस्ट बनाइए। अब उसमें से 3 एम्पावरिंग बिलीव्स को चुनिए। ये आपको किस प्रकार एम्पावर करते हैं। अब 3 डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को चुनिए। तय करिए कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये एक्सरसाइज करते वक्त ध्यान दीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जिंदगी में किसी भी बात का तब तक कोई मतलब नहीं होता है जब तक हम उसे वो अर्थ नहीं देते। उस मतलब को समझिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। कोई बदलाव होने में कितना समय लगता है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि दूसरों की मदद करना ये उनको एक अलग सी खुशी देता है, और इसी के कारण वे सॉल्यूशन मैन के नाम से जाने जाते थे। हमारा स्वभाव, उससे जुड़ी अलग अलग बातें, ये सब उनको इतना आश्चर्य में डाल देता था कि उनको इसके बारे में और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी होती रहती थी। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर कई किताबें पढ़ी। ये सब्जेक्ट उनको इतना रोमांचकारी यानी फैसिनेटिंग लगता था कि हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने कई पर्सनल डेवलपमेंट पर सेमिनार्स भी अटेंड किए, और इन सब जगह उनको ऐसा लगा कि इनमें से अधिकतर कॉन्सेप्ट्स समान हैं, जो अलग अलग तरह से बताए गए हैं। इसी समय उनका परिचय एक और फैसिनेटिंग फील्ड से हुआ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जो कुछ भी वो सीखते थे उसको तुरंत अप्लाई करने के लिए वो उत्सुक रहते थे।
एक दौरान ऐसा भी समय आया जब उनके साथ पढ़ने वाले लोगों को ऐसा लगा मानो टोनी रॉबिन्स 6 महीने की पढ़ाई को कुछ हफ्ते में ही पूरी करना चाहते हैं। उनको इतना इंतजार नहीं करना था, इसलिए उन्होंने रेडियो और टीवी से अपनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने इस बात का दावा किया कि हम किसी भी प्रकार के बदलाव का अनुभव जब चाहे तब ले सकते हैं। बदलाव होने में समय नहीं लगता, जो कुछ भी देर होती है वो हमारी तरफ से होती है। हम कई बार ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें बदलाव की जरूरत है कि नहीं। उनका कहना था कि अगर हम वास्तव में ब्रेन एक्टिविटी को समझ सकते हैं तो हमें उन बातों को भी समझना होगा जिससे हमें दुख और खुशी मिलती है, और ऐसा करने से हम तुरंत बदलाव ला सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने तो एक जाने माने साइकेट्रिस्ट को उनके एक पेशेंट को ठीक करने की चुनौती भी दे दी, लेकिन क्योंकि टोनी रॉबिन्स ब्रेन एक्टिविटी को समझ चुके थे, उन्होंने सिर्फ 15 मिनट में इस पेशेंट को उन साइकेट्रिस्ट के सामने ठीक कर दिया। साइकेट्रिस्ट को तो आश्चर्यचकित होना ही था। इस एक बात से उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो गई। लोग उन्हें पहचानने लगे। अब जैसे उनको रुकना ही नहीं था। शुरुआत में लोगों को हिचकिचाहट हो रही थी, मगर जब उन्होंने उनकी आंखों के सामने बदलाव होते देखे, तब लोगों को उनकी कही बातों पर विश्वास होने लगा। अवेकन द जायंट विद इन में उन्होंने लोगों की इस सोच, बदलाव वक्त मांगता है, इसके कारण बताए। सबसे पहले तो कुछ असफल कोशिशें उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बार बार कोशिश करने पर भी वो असफल ही हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनको बदलाव के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति काफी नहीं होती है। बदलाव के लिए सही तरीका भी होना चाहिए। दूसरा है हमारे खुद के बिलीफ्स, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की। ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसी की मृत्यु। कुछ संस्कृति यानी कल्चर में मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सुनने में शायद अटपटा लगे, लेकिन सोचिए, भगवान को वो सही वक्त पता है जब हमें इस दुनिया से चले जाना होता है, और वो इंसान अब भगवान के पास एक सुरक्षित जगह पर है। तो इसमें बुरा क्या है? इस बात से हमें खुशी होनी चाहिए, और ऐसा न होने से हम स्वार्थी बन जाएंगे। इन कल्चर्स में मृत्यु को प्लेजर से जोड़ा गया है। दुख जताना या दुखी होना यह गलत नहीं है, मगर ये हमारे खुद के बिलीव्स हैं जो हमें किसी भी दुख से जल्दी बाहर आने से रोकते हैं। अगर हमें एक अच्छे बदलाव की आशा है तो सबसे पहले हमें हमारे नर्वस सिस्टम को वैसे ढालना होगा, उनकी बार बार कंडीशनिंग करनी होगी। जो बातें, आदतें, काम हमें खुशी देते हैं, उनको लगातार करते रहना होगा, और जिनसे हमें दुख होता है उन्हें अपने से दूर ही रखें तो ही बेहतर होगा। जब हम इन कनेक्शंस को समझ जाएंगे, तब हम अपने जिंदगी को सही तरीके से संभाल पाएंगे। इसलिए ये विश्वास रखना होगा कि हम बदलाव ला सकते हैं, और दूसरा, हम सिर्फ अपने या अपने से जुड़े हर बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के नहीं। अगर जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो 3 बातें हैं। सबसे पहला कि हमें यह विश्वास रखना होगा कि बदलाव की जरूरत है। उसमें अगर, मगर, इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। बदलाव का विचार पक्का होना चाहिए। दूसरा कि बदलाव अपने आप नहीं होगा, हमें उसे लाना होगा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स का इंतजार किए। और तीसरा, खुद पर विश्वास। इन 3 बातों के बिना कोई भी बदलाव लंबे समय तक नहीं टिक सकेगा। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है और उसे कुछ भी पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। वो तो हमारे कमांड का इंतजार कर रहा होता है। तो अगर हमारा दिमाग इतना ताकतवर है, फिर हम हर समय खुश क्यों नहीं रह सकते? इसका उत्तर है क्योंकि हमने अभी तक इसकी ताकत जाना ही नहीं। जब भी हम किसी भी तरह का पेन या प्लेजर अनुभव करते हैं, तब हमारा दिमाग उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वही हमारे भविष्य के फैसलों का आधार यानी बेस बन जाता है। हमारा दिमाग हमेशा यूनिकनेस, कंसिस्टेंसी ढूंढता रहता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं, तब वो हमारी आदत बन जाती है। इसलिए ऐसी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल ही ना होने दें जो हमें दुख देती हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब ठीक चल रहा है,
और आप अपनी गलती के कारण वो सब उल्टी दिशा में चला गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार दिमाग कुछ बातों के गलत मतलब भी निकाल लेता है। मिक्स्ड सिग्नल्स हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए पेन और प्लेजर के कनेक्शन को समझना हमारा काम है। कभी कभी हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हमें दुख ही मिलेगा। इसे पेन बैरियर भी कहते हैं। ऐसे हालात में NAC यानी न्यूरो एसोसिएशन कंडीशनिंग के 6 स्टेप्स हमारी मदद करेंगे। कई लोग जब अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हैं, तब वो अलग अलग रूप में बाहर निकलते हैं, जैसे शॉपिंग पर जाना, स्मोक करना या कभी कभी तो बेवजह चिल्लाना। उनको ऐसा करने से खुशी मिलती है, कुछ ही समय के लिए ही सही, ये उनको दुख भुलाने में मदद करता है। अगर हमें एक अच्छे बदलाव की चाह है तो हम सभी को इन 6 स्टेप्स से होकर गुजरना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ये तय करना कि हमें आखिर क्या चाहिए और क्या हमें उसे पाने से रोक रहा है। हमारा दिमाग जो नहीं है या जो नहीं चाहिए उसकी तरफ पहले जाता है, इसलिए पहले समझ लेने में हमें ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये भी सोचिए। दूसरा है बदलाव के लिए एक मजबूत कारण का होना। हम वो बदलाव ला सकते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है हम उसके लिए मोटिवेटेड हैं कि नहीं। हम बदलाव तो चाहते हैं मगर उससे डरते भी हैं। मगर ऐसे समय हमें ऐसे किसी कारण की जरूरत होती है जिसके कारण बदलाव हमें जरूरी लगने लगे। अगर लगातार कोशिशों के बावजूद हम बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, इसका यह मतलब है कि अभी तक हमारे लिए असफलता का दुख उतना बड़ा नहीं हुआ है। अब वो कारण कैसे ढूंढा जाए? दुख जब हमें अंदर से हिला देता है ना, तब वो सबसे बड़ा कारण बन सकता है। खुद से सवाल करें, अगर ये बदलाव नहीं हुआ तो इससे मुझे क्या नुकसान होगा? मैं पहले से ही क्या फेस कर रहा हूं या रही हूं? अगर इन सवालों के बावजूद अभी भी आपको बदलाव की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तो फिर आगे ये सोचें कि इसका आपके परिवार और बच्चों पर कैसा असर होगा। आपका जितना मन करे उतने सवाल पूछिए, और अगर इतना होकर भी आपको बदलाव की अर्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास वो मजबूत कारण नहीं है। तीसरा है काम करने के तरीके में बदलाव। कई बार हमें बदलाव की आशा तो होती है मगर हम अपने तरीके में बदलाव नहीं करना चाहते हैं। अगर उन तरीकों को थोड़ा सा बदला जाए तो शायद हमें एक नया कारण मिल जाए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर इंसान ये 3 स्टेप्स का भी पालन कर ले तो बदलाव मुमकिन है। आगे के 3 स्टेप्स बदलाव को लंबे समय के लिए बने रहने में होगा। किसी भी पुराने तरीकों को बदलना यानी उसके अल्टरनेटिव को ढूंढना है, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं होगा तो पुरानी आदतों की तरफ वापस जाना बहुत आसान है। उस नए अल्टरनेटिव को तब तक दोहराते रहें जब तक उसे हमारे दुखों को कम करता हुआ न देखने लगे। खुद के लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पाने के बाद खुद को शाबाशी दें। जब हमारा दिमाग बदलाव को खुशी से जोड़ने लगता है, तब हमें बदलाव से डर नहीं लगता है, मगर ये शाबाशी उसी वक्त होनी चाहिए। किसी बात की सराहना करने का भी एक सही समय होता है। जैसे कोई टीम जब जीत हासिल करती है, तब कोच का ग्रेट कहना उस वक्त ज्यादा महत्व रखता है, न कि टीम के लॉकर रूम में जाने का इंतजार करके वहां कहना। इसी तरह बार बार की गई तारीफ भी कुछ समय के बाद अपना महत्व खो देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डॉल्फिन की ट्रेनिंग। डॉल्फिन जब ट्रेनिंग के दौरान ऊंची छलांग लगाती है, तब ट्रेनर उसे रिवॉर्ड के तौर पर मछली देता है, मगर धीरे धीरे वो उसे कम करते हुए सिर्फ तभी रिवॉर्ड देता है जब वो कुछ अलग या कुछ नया करती है। इसलिए जब सरप्राइज के रूप में रिवॉर्ड मिले तो उसका महत्व बढ़ जाता है। एक और तरीका है जिसे मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे जैकपॉट इस नाम से जाना जाता है। इसमें अगर ज्यादा मेहनत की तो बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। अब हमने नया अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, बदलाव के लिए एक मजबूत कारण भी तलाश लिया, अपने पुराने तरीकों को भी बदल लिया। इसके बाद यह देखना है कि यह बदलाव काम करेगा कि नहीं करेगा, और यह है NAC का 6वां स्टेप। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में इसे करने का एक तरीका है।
जो है फ्यूचर पेसिंग। इसमें हम उस सिचुएशन की कल्पना करते हैं या उसे इमेजिन करते हैं जो हमें पहले फ्रस्ट्रेट करती थी। अब ये देखें कि आपका नया तरीका इसमें आपकी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहा तो एक बार फिर स्टेप 1 से शुरू करना होगा। तो चलिए एक बार फिर इन 6 स्टेप्स पर नजर डालते हैं। 1, चिंता करने की बजाय खुद से सवाल करें कि हमें क्या चाहिए। 2, उस एक मजबूत वजह को ढूंढें जो आपको बदलाव के लिए मोटिवेट करे। 3, अपनी पुरानी आदतों को बदलें। 4, पुरानी आदतों की जगह अच्छे अल्टरनेटिव ढूंढें। 5, नई आदतों को या अल्टरनेटिव को लगातार करते रहें। 6, टेस्ट करें कि यह बदलाव काम करेगा कि नहीं। अगर नहीं तो पहले स्टेप से फिर से शुरू करें। NAC के इन 6 स्टेप्स में से अगर आपने पहले 3 भी कर लिए तो आप इसका असर देख सकेंगे। अब आपके पास ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। देर है तो बस इसे इस्तेमाल करने। कुछ पाने की प्रबल इच्छा। NAC के 6 स्टेप्स में सबसे पहला था ये जानना कि हमें क्या पाने की इच्छा है, और इसके साथ ही साथ एक और जरूरी बात, हमें वो क्यों चाहिए। कई बार हमें कुछ चीजें या बदलाव इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि उससे हम कुछ अलग, कुछ अच्छा महसूस करते हैं। टोनी रॉबिन्स ने पहले भी कहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं यानी हमारे एक्शंस या तो हमारी तकलीफ को यानी दुखों को कम करने के लिए होते हैं या फिर खुशी को बढ़ाने के लिए। इसलिए हमारा ध्यान इस बात की तरफ होना चाहिए कि हमें कौन सी बातें एम्पावर करती हैं। अगर हम अभी भी उसी पैटर्न को, पुरानी आदतों को फॉलो कर रहे हैं जो हमें एम्पावर नहीं करती हैं, इसका मतलब है कि हमें बदलाव की जरूरत है। जिन फीलिंग्स की हमने ऊपर बात की उसका इसके साथ गहरा संबंध है। हमारी ब्रीदिंग, हाव भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा पोस्चर, इन सब को हम कैसा महसूस करते हैं उससे कनेक्शन है। इसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं। हमें यह सीखना है कि कैसे हम अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके दुख और तकलीफ को खुशी में बदल सकते हैं। कुछ नया ट्राई करके देखिए, इससे आपके एक्सपीरियंसेस में बढ़ोतरी होगी। जब हम दुखी होते हैं तब अपने आप ही हमारे कंधे नीचे की तरफ झुक जाते हैं, हमारे चेहरे पर उदासी छा जाती है। ऐसी सिचुएशन में मोटिवेटेड फील करना मुश्किल है, मगर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जैसे अपनी ब्रीदिंग को धीरे करने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि आपको तुरंत बदलाव महसूस होगा। आपने शायद समडे यू विल लुक बैक एंड लाफ यानी एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तब हंसी ही आएगी, ये शब्द सुने होंगे। कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम पुरानी बातें सोचकर हंसते हैं, तो क्यों ना उस एक दिन को आज में बदल कर देखें। अपने चेहरे के भावों को बदलने की कोशिश करते हैं। खुशी में तो हर कोई खुश रह सकता है, मगर असली बात तो तब है जब दुखी होते हुए भी हम खुश होने की कोशिश करते हैं, वहां होता है बदलाव। और इसके लिए हमें ही ऐसे पैटर्न बनाने पड़ेंगे जो हमारी मदद करें। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही किसी जगह इकट्ठा पानी को देखकर बच्चों को उसमें उछलने का मन करता है, वहीं दूसरी तरफ बड़ों को उससे शिकायत होती है। तो क्यों ना खुश रहने को, हमेशा हंसमुख को अपनी नई प्रायोरिटी बनाया जाए। इसके लिए हमें किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जिंदगी है, क्या ये वजह कम है? मगर यही तो मुश्किल है। इसे करें कैसे? आसान है। अच्छी बातों पर ध्यान दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप खुशी के सबसे ऊपर के लेवल पर हैं, जिसे एक्सटेसी या परमानंद भी कहा जाता है। जो बातें अभी हुई भी नहीं है, उनके बारे में अच्छा सोचकर आपको खुशी होगी, क्योंकि हम जिस बात पर फोकस करते हैं वो हमारी सच्चाई बन जाती है। हम कैसा सोचते हैं, हमारा ध्यान भी वहीं केंद्रित हो जाता है। फोकस के साथ साथ हम उन बातों का कौन सा मतलब निकालते हैं या समझते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि जो मतलब हम समझते हैं वो हमारा फोकस बन जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी कंक्लूजन पर न पहुंचे, खुद से सवाल करें। याद रखिए, बदलाव के लिए सवाल ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। बात सिर्फ हम किस पर फोकस करते हैं उसकी नहीं है, बल्कि हमारे 5 सेंसेस उसे कैसे अपनाते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ लोगों पर जो वो देखते हैं
उसका असर होता है और कुछ पर दूसरे सेंसेस का, और उससे हमारे एक्सपीरियंसेस की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम या ज्यादा होती है। एनएलपी में इसे सब मोडालिटीज भी कहा जाता है। टोनी रॉबिन्स ने इसे बार कोड के एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे जब हम कुछ खरीदते हैं तब बार कोड हमें उसकी कीमत, उसका वजन जैसी डिटेल्स बताता है। अब अपने दिमाग को कंप्यूटर समझिए। ये सब मोडालिटीज हमारे दिमाग में जब स्कैन होती है तब वो हमारे दिमाग को ये बातें बताती हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा है, इसे कितना महत्व देना चाहिए। हम अपनी रोज की जिंदगी में इन सब मॉडलिटीज का काफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने ये सुना है या देखा है, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को बदलने के लिए इन सब मॉडलिटीज को बदलना होगा। लेकिन ऐसा करने में हमें बहुत देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना हमें अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, नहीं तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। इसलिए अगर कुछ बदलने की जरूरत है तो वो है हमारा नजरिया या हमारी सोच। उन चीजों की एक सूची बनाइए जो आप अभी कर रहे हैं और जिससे आपके अनुभव में बदलाव आ सकता है। अब इसमें कुछ ऐसी बातें जोड़िए जो आपने आज से पहले कभी नहीं की थी। कम से कम 25 नहीं तो 15 से शुरू कीजिए। याद रहे, अगर आपने खुशी दिलाने वाले सोर्सेज नहीं ढूंढे तो तकलीफ, दुख उसकी जगह ले लेंगे। खुशियां अपने आप नहीं आएंगी, हमें उनके लिए जगह बनानी होगी। और वो कैसे? लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स में बदलकर। इस किताब में टोनी रॉबिन्स ने एक और बात पर जोर दिया है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, मगर शॉर्ट में, और वो है सवाल। याद आया? सवाल हमारी सोच को एक नई दिशा देते हैं। सवाल ही कभी कभी जवाब का भी काम करते हैं। अभी तक हमने इस किताब में बताई गई बातों को जितना समझा है, जैसे हमारे बिलीव्स, हमारे एक्शंस, हमारी जिंदगी की दिशा और फाइनली हमारा भाग्य, ये सब हमारे थॉट्स या विचारों से ही आए हैं। हमारे दिमाग ने इनके बारे में सोचा, उनको इवेलुएट किया, उनके मतलब निकाले। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बर्ताव करते हैं। हम जिस तरह के सवाल खुद से करते हैं हमें जवाब भी उसी के मुताबिक मिलते हैं। हम उन सवालों के जो मतलब निकालते हैं, हमारे विचार और आगे चलकर हमारे एक्शंस भी उससे प्रभावित होते हैं। आज जो हम हैं वो हमारी अभी तक की जिंदगी का जोड़ है। आज मैं जो हूं, जहां हूं, उसका मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है। टोनी रॉबिन्स ने पहले ही हमें बताया है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती हैं, बल्कि हम उन परिस्थितियों का कौन सा मतलब निकालते हैं उनसे हमारी सोच बनती है। अभी भी हम कई बातों को इवेलुएट ही कर रहे हैं, उनके मतलब ढूंढ रहे हैं। कहिए, सच है कि नहीं? इवेलुएट करना यानी सवाल पूछना ही तो है। ज्यादातर समय हम सवाल ही पूछते रहते हैं और उनके जवाब ढूंढते हैं। इसलिए हमें इन सवालों को बदलना होगा, जिससे हमारी जिंदगी की क्वालिटी भी बदलेगी। अगर हम एम्पावरिंग सवाल पूछेंगे, सवाल जो हमारे दिमाग को सही दिशा में लेकर जाए। बच्चे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो हमेशा कितने सवाल पूछते रहते हैं। इन्हीं सवालों से उन्हें फ्यूचर समझने में मदद मिलती है। सोक्रेटिक मेथड भी इसी बात पर अमल करता है। टीचर अपने स्टूडेंट्स से सवाल पूछकर उनके फोकस को बदलता है। ऐसा करने से उन्हें अपने आप उत्तर मिल जाते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही बहुत सारे एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके एम्पावरिंग जवाब ढूंढते हैं जो उनको एम्पावर्ड फील करता है। आसान सी बात है। अच्छे सवाल अच्छी जिंदगी बनाने में मदद करेंगे। बिजनेस में मार्केट प्रोडक्ट्स लाइन से जुड़े सवाल, रिश्तों में उसे मजबूत बनाने से जुड़े सवाल, और पॉलिटिक्स में समाज के लिए कुछ करने से जुड़े सवाल। सवालों का एक अलग ही असर होता है जो शायद हमारी कल्पना से परे हो। सवाल हमें पुराने परसेप्शंस की जगह नई बातें सिखाते हैं, एक नई दुनिया से पहचान कराते हैं। अपना ध्यान नई बातों की तरफ लेकर जाने के लिए हमसे सवाल पूछिए। मन में उठ रहे किसी भी नेगेटिव सवाल की पॉजिटिव सवाल से तुलना कीजिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि हम कौन से सवाल पूछते हैं, मगर जरूरी ये है कि हम कौन से सवाल नहीं पूछते हैं। जिन लोगों को हम जीनियस कहते हैं वे क्या करते हैं?
उनके सवाल बहुत आसान जरूर होते हैं, मगर वे पावरफुल या एम्पावरिंग होते हैं। चलिए अपने दिमाग को जिन बुलाते हैं। अब सवाल पूछिए, देखिए वो आपकी सेवा में हाजिर होगा। पूछकर देखिए। सवाल हमें अपने फोकस को बदलने में मदद करते हैं, जिसके कारण हमारी मेंटल स्टेट भी बदल जाती है। क्राइसिस की सिचुएशन में भी एम्पावरिंग सवाल ही पूछिए। आप किन चीजों के लिए खुशकिस्मत हैं, उनके बारे में सवाल करिए। सवाल हमें यह बताते हैं कि हमें किन बातों को अपने दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए, जिसके कारण हम अपनी प्रायोरिटीज को समझ पाते हैं। जब हम नई समस्या आने पर नए सवाल पूछते हैं, तब हम अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे सवालों को पूछने की आदत डालें जो आपको सही दिशा में लेकर जाए। नेगेटिव परिस्थितियों में कुछ ऐसे सवाल पूछें। पहला, इस प्रॉब्लम में क्या ग्रेट है, मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। दूसरा, ऐसा क्या है जो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसी के कारण वो समस्या खड़ी हुई है। तीसरा, इसे सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। चौथा, इसी का उल्टा, इसे सुधारने के लिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और डीप में जाएं तो हम सुबह और शाम के अलग अलग सवाल भी तय कर सकते हैं। जैसे सुबह के सवाल हो सकते हैं जिंदगी के बारे में, हम किन बातों के लिए खुश हैं या खुश नसीब हैं। और शाम के सवाल हो सकते हैं गुजरे हुए दिन के बारे में, हमारी लर्निंग्स क्या थी, या हमारी जिंदगी में कुछ सुधार हुआ है। इस आदत को अपने रूटीन में जितनी जल्दी हो सके शामिल करिए। ज्यादा इंतजार न करें। जो भी पहला जवाब आपके दिमाग में आए वही सही जवाब है, मगर सवालों से ही घिरे ना रहें। याद रहे, सवाल हम आगे बढ़ने के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए उनको पूछने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ करने का वक्त है। मगर ये कैसे तय करें कि कौन सी भावनाएं हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, जो हमारी जिंदगी को सुधार सकती हैं। इसके लिए अपने अंदर की उस शक्ति का इस्तेमाल करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो क्या करने से आपकी जिंदगी की क्वालिटी में इस वक्त सुधार हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपने वोकैबुलरी कहा? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही। शब्दों की ताकत। शब्द, किसी के शब्द हमें हंसाते भी हैं तो रुलाते भी हैं। वे हमें चोट भी पहुंचाते हैं और मरहम का काम भी करते हैं। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हम किन मौकों पर कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका बहुत असर होता है। या यूं कहें कि सही मौकों पर सही शब्दों का इस्तेमाल जादू जैसा असर डालता है। लेकिन सच बात तो यह है कि हम इसमें असफल होते हैं। हम कई बार बहुत से लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस को बदलने में सही शब्दों का सिलेक्शन अलग ही असर डालता है। आखिरकार हमारे शब्द हमारी भाषा चीजों के समझने में, उनके मतलब समझने में टूल्स का काम करते हैं, जिससे उस अनुभव के लिए हमारे सेंसेशन भी बदलते हैं। अगर शब्दों में इतनी ताकत है तो क्यों ना इन्हें संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैम्पटन इंसाइक्लोपीडिया में इंग्लिश के कम से कम 5 लाख शब्द दिए गए हैं, और शायद ये नंबर 7.5 लाख के करीब हो। और इनमें से हम कितने इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ 2000 से 10,000 शब्द। ज्यादातर वक्त हम तकलीफ में होते हैं या किसी न किसी प्रकार का दुख हमें होता है, तब हम शब्दों से ज्यादा फिजिकल एक्शन से उसे जताते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेड वोकैबुलरी हमारी इमोशनल रेंज को भी सीमित कर देती है। और जो गुस्से के रूप में निकलता है, हमारे शब्दों का हमारे एक्शंस पर बहुत असर पड़ता है और हमारे विश्वास को एक रूप देता है। आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि हम सब जब कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तब हम भी उन शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं जो ये लोग बोलते हैं। जब हम पॉजिटिव वोकैबुलरी का इस्तेमाल करने से हम किसी भी नेगेटिव शब्दों को पॉजिटिव शब्दों में बदल सकते हैं। इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन वोकैबुलरी भी कहते हैं। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम जैसा बोलते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमें एक नई तस्वीर देखने के लिए वजहें देता है। जैसे अगर हम आपसी मतभेद यानी आर्गुमेंट को कन्वर्सेशन यानी बातचीत का नाम दें, तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। एक और चीज जो हम कर सकते हैं, अगर आप में कोई डिसएम्पावरिंग फीलिंग्स हैं, तो उनको एक मजेदार रूप में देखें। यह आपने शायद कई बार अपने बच्चों के साथ किया होगा।
ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी के साथ हम सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कह रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, तो आप उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके सवाल पूछ सकते हैं कि वे डिप्रेस्ड हैं कि वे फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप देखेंगे कि आपने उन्हें एक अल्टरनेटिव दे दिया उनकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का। अब उनसे यह वादा लीजिए कि वे इस नए शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। आप और वे दोनों ही उनकी बदली हुई मेंटल स्टेटस का अनुभव करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी की खूबसूरती उनकी सिंप्लिसिटी में है। हम इसमें कुछ भी फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, बस कुछ शब्दों को रिप्लेस करते हैं। चलिए अब इस ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी को ट्राई करके देखते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं या दुखी होते हैं, तब उन 3 शब्दों को एक पेपर पर लिखिए जो आप आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब इन 3 शब्दों के अल्टरनेटिव सोचिए और फिर एक टाइम फिक्स कर लीजिए। उन्हें इन नए शब्दों को इस्तेमाल करने का खुद से वादा कीजिए। आप चाहे तो किसी क्लोज फ्रेंड को या घर के ही किसी मेंबर को बता सकते हैं कि वो आपको पुराने शब्दों को इस्तेमाल करते सुने तो रोके। तो इसका क्या ये मतलब है कि हम कभी गुस्सा हो ही नहीं सकते, या अगर गुस्सा है तो उसे जता नहीं सकते, या हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि गुस्से को हमारा पहला अल्टरनेटिव नहीं बनने देना है। ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी सिर्फ हमारी नेगेटिव इंटेंसिटी को ही कम नहीं करती है, बल्कि पॉजिटिव इमोशंस के अनुभव को बढ़ाती भी है। अब आपकी बारी है। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसा जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए एम्पावरिंग होने के साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी है। मेटाफर्स का कमाल। जैसे ही हम क्रिश्चियन ये शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्रॉस सामने आता है। कई सिंबल्स, इमेजेस का हमारे दिमाग पर गहरा असर होता है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई लोगो हमारे दिमाग में बस जाता है, या किसी एडवर्टाइजमेंट की कोई पंच लाइन। मेटाफर्स का शब्दों से ज्यादा गहरा असर होता है। हम हर वक्त मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉट विद वर्क या आई एम क्राइंग द होल वर्ल्ड ऑन माई शोल्डर्स। इनको सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है और हमें वो बात जल्दी समझ में भी आ जाती है। किसी चीज को समझना यानी उस बात को एक्सप्लेन करने वाली, उससे रिलेटेड नई बातों को समझना, और मेटाफर्स इस काम को आसान बना देता है। अगर मेटाफर्स में इतनी ताकत है तो हमें इनका एक पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें अपनी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करे। बुद्धा, प्रॉफिट मोहम्मद जैसे बड़े बड़े टीचर्स ने भी इनका इस्तेमाल किया और अपनी बातों को, विचारों को मेटाफर्स से ही समझाया। यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट के भी विचारों से लोग सिर्फ इसलिए प्रभावित नहीं हुए क्योंकि वे उन्हें पसंद आई, बल्कि उन बातों को किस तर्ज से बताया गया इसका भी लोगों को प्रभावित करने में बहुत बड़ा हाथ था। मेटाफर्स हमें जिंदगी को आसानी से समझने में मदद करते हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया तो हमारी सोच को सीमित यानी लिमिटेड भी कर देते हैं। क्योंकि हम किसी बात को मेटाफर से समझाते हैं, तब दूसरे के दिमाग में एक इमेज तैयार हो जाती है और जिससे उनके परे भी कुछ है ये हमारा दिमाग सोचता ही नहीं है। फिर मेटाफर्स का इस्तेमाल कैसे करें कि वे एम्पावरमेंट के काम आए? मेटाफर को बदल कर देखें। जैसे अगर कोई बहुत नाराज है और वो उनकी सिचुएशन को समझने के लिए किसी मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इंटरप्टिंग द नेगेटिव पैटर्न के बारे में पहले समझ लिया है। उसी नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करने के लिए मेटाफर को बदलना पड़ेगा। अगर हम उनके दिए गए मेटाफर में से किसी एक चीज की तरफ उनका ध्यान लेकर जाएं तो इससे उनका फोकस बदल जाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में पहले की इमेज में भी बदलाव आएंगे, चाहे ये दूसरे के लिए हो या खुद के लिए। ये एक सवाल जरूर पूछें, जो मेटाफर हम अपनी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वाकई में इसका यही मतलब है या ये मेटाफर गलत है? ज्यादातर हम जब गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं, तब गलत मेटाफर्स चुन लेते हैं और इससे हमारी उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका ही बदल जाता है। इसलिए खुद से एम्पावरिंग सवाल पूछें। सवालों का क्या महत्व है इसके बारे में मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। सही मेटाफर्स के चुनाव से पेन और प्लेजर की परिभाषा भी बदल जाएगी।
लेकिन कई बार यही चैलेंजिंग भी बन जाता है। कोई मेटाफर जो शायद हमारी काम करने की जगह के लिए सुटेबल हो, शायद हमारे घर के लिए ना हो, और इससे हमारे आपसी रिश्तों पर उसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, शायद इससे हमें थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए। जिंदगी क्या है? उन सब बातों को सोचिए जिससे आप जिंदगी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब उनको रिव्यू करिए और सवाल कीजिए कि क्या जिंदगी वाकई ऐसी है। अब सोचिए कि कौन से मेटाफर्स को आप अपनी जिंदगी को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसी तरह अपने रिश्तों को एक्सप्लेन करने के लिए मेटाफर्स लिखिए। क्या ये आपको एम्पावर्ड महसूस कराते हैं या डिसएम्पावर्ड? अब आप नया मेटाफर अपनाने के लिए तैयार हैं। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व कौन रखता है? आपका काम, आपके बच्चे, आपकी सीखने की क्षमता, आपके पेरेंट्स या कुछ और? हर एरिया के लिए मेटाफर लिखिए। जैसे लर्निंग इज लाइक प्लेइंग, वर्क इज वर्शिप। एक बार फिर पहले की ही तरह इनका कैसा असर हो रहा है वो देखें। अब आपके पास कुछ एम्पावरिंग मेटाफर्स की एक लिस्ट बनकर तैयार है। आपको ये वादा करना है कि अगले 30 दिनों तक आप इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अपने मेटाफर्स पर कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को नई पहचान दें। वो दुनिया जो खुशियों से, संभावनाओं यानी पॉसिबिलिटीज से और बहुत सारे वाव मोमेंट से भरी हो। एक बार हमने एम्पावरिंग मेटाफर्स, ट्रांसफॉर्मेशन वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना सीख लिया और एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछना भी सीख लिया। अब हम तैयार हैं अपने अगले पड़ाव के लिए, जो है हमारे इमोशंस की तरफ। खुद की भावनाओं की जिम्मेदारी लें। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे नहीं है। वो तो बस अपने आप आ जाते हैं। जब हम किसी सिचुएशन में हैं या किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तब उस सिचुएशन के अनुसार, दूसरों के बर्ताव के अनुसार हमारी भावनाएं होती हैं। अक्सर जो नेगेटिव भावनाएं होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ये जानने से पहले ये समझते हैं कि हम आमतौर पर किन 4 तरीकों से भावनाओं को हैंडल करते हैं। पहला है अवॉइडेंस, यानी नजरअंदाज करना। आमतौर पर हम सभी नेगेटिव इमोशंस को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इमोशन तो अभी भी वही है, इसलिए उस नेगेटिव इमोशन का पॉजिटिव मतलब समझिए। दूसरा है डिनायल, यानी नकारना। यहाँ पर भी हम अपने आप को उससे अलग रखने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है या मैं ठीक हूं। मगर आप ठीक नहीं है। आप आज जिसे नकार रहे हैं वो कल दुगनी ताकत के साथ आपको फिर परेशान करेगा। इसलिए उन्हें समझकर कैसे इस्तेमाल किया जाए ये सीखना है। तीसरा है कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता। मेरा दुख दूसरे से ज्यादा है या मेरे जितना किसी को भी बुरा नहीं लग सकता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। ऐसा करने से उनको खुशी मिलती है, मगर इसका सही तरीका है ये समझना कि दुखों का भी एक कारण होता है। चौथा है लर्निंग एंड यूजिंग, यानी अपनी भावनाओं से सीखकर उसका इस्तेमाल करना। अगर हम अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो वे हमारे बहुत काम की साबित होंगी। इसलिए आज से नेगेटिव इमोशंस को एक्शन सिग्नल्स कहना शुरू करते हैं। एक बार हमने वे जो सिग्नल्स हमें दे रहे हैं उनको समझना शुरू कर दिया, फिर हम उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। वे हमारे दोस्त, सलाहकार बन जाएंगे। हम स्वयं अपने इमोशंस के लिए जिम्मेदार हैं। हमें उसका अनुभव लेने के लिए किसी समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे नेगेटिव इमोशंस ही हैं जो हमारे दिमाग को बताते रहते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उतना काफी नहीं है, इसलिए हमें उनसे दुख होता है और हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इनकी तरफ अपना नजरिया बदलें और इनको एक सिग्नल जैसा समझें, तो हम खुद से सवाल करेंगे। हो सकता है कि आप जिस प्रकार लोगों से अभी बर्ताव कर रहे हैं उसमें बदलाव की जरूरत है और यही आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। अभी हमने जिन एक्शन सिग्नल्स की बात की, उन्हीं में से एक सिग्नल यानी फ्रस्ट्रेशन आपको बता रहा है कि आपको ये सोचना छोड़ना होगा कि ये प्रॉब्लम परमानेंट है। जब भी आप नेगेटिव इमोशन से घिरा हुआ महसूस करें, तब सबसे पहले ये देखें कि आप वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम बिना वजह ओवर रिएक्ट कर देते हैं।
यहाँ ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी का बहुत फायदा होगा। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं उसके लिए ये सोचकर खुश हो जाएं कि आपका दिमाग इस स्टेट में भी आपको सिग्नल्स भेज रहा है कि बदलाव की जरूरत है। आप देखेंगे ऐसी सोच आपको धीरे धीरे अच्छा महसूस कराएगी। आप उस मैसेज की ओर अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आप भविष्य में इस इमोशन को रोक सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए कि आपने जैसे पहले भी इसे हैंडल किया था वैसे ही आप आज और आगे भी कर लेंगे। और अब इसी उत्साह के साथ आगे बढ़िए। ये एक्शन सिग्नल्स हमें कई संदेश देते हैं जिन्हें समझने से रास्ता काफी हद तक आसान हो जाएगा। ये संदेश हमें सहजता, डिस्कंफर्ट, डर, फियर, हर्ट, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लानि, गिल्ट, इनएडुकेसी, ओवरवेलमेड, अकेलापन, लोनलीनेस के रूप में मिलते हैं। चलिए इन सब पर जल्दी से बात करते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करिए कि आप किसी नई जगह गए हैं। आप ज्यादा लोगों को जानते नहीं हैं। ये आपको दुख नहीं पहुंचा रहा है, बस थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जाने से पहले वहां के बारे में ज्यादा न सोचें और उसे नए लोगों से जान पहचान के मौके के रूप में देखें। खुद को पार्टी एंजॉय करते हुए विजुअलाइज कीजिए। अब अगर फियर की बात करें तो मन में पहले से ही सोच लेना कि अगर वहां किसी ने आपसे बात नहीं की तो। इसके लिए खुद पर विश्वास रखिए कि आप हैंडल कर लेंगे। इसी पार्टी में आपका कोई दोस्त जो आपकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तब आप हर्ट होते हैं क्योंकि आपने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मगर इससे आपको यह पता चलता है कि शायद आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी, या हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मन करे तो अपने दोस्त से इसके बारे में बात करें, क्योंकि अगर वक्त रहते बात नहीं की तो ये एंगर में बदल सकता है और फ्रस्ट्रेशन में भी। रुकावटें हमें फ्रस्ट्रेट कर देती हैं, लेकिन इसे अपने दोस्त जैसा समझें, क्योंकि ये आपको बता रहा होता है कि आप इससे बेहतर करने के लिए सक्षम यानी कैपेबल हैं। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा खतरनाक डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि ये आपको नॉट गुड इनफ महसूस करती है। पार्टी का ही उदाहरण लें तो हताश होने की जरूरत नहीं है। अपनी अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस को बदल कर देखें। आप इससे क्या सीख रहे हैं? तय करिए कि आप अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे। या हो सकता है कि आपने अपने दोस्त को थोड़ा जल्दी जज कर लिया, जिसका आपकी दोस्ती पर भी असर हुआ है। बदलाव के लिए हमारे अंदर का गिल्ट ये सबसे बड़ा कारण बन सकता है। उसे समझें। इनएडिक्वेसी को अपने उदाहरण से जोड़ें तो हमें यह बताता है कि अभी हमें अपने अंदर पीपुल पर्सन वाली स्किल डेवलप करने की जरूरत है, और ये हम कर सकते हैं कैनी से। छोटे से छोटा बदलाव भी लर्निंग ही तो है। सब कुछ करके भी कई बार हम ओवरवेलमेड महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऐसे में री इवेल्युएट करें, प्रायोरिटाइज करें और एम्पावरिंग विचारों पर ही फोकस करें। एक बार फिर पार्टी का उदाहरण देखते हैं। आपको किसी का भी साथ न मिलने से अकेला महसूस करना नेचुरल है, लेकिन आप नए लोगों से तो मिल ही सकते हैं। अगर आपको अकेला महसूस हो रहा है, इसका यह भी मतलब है कि आप लोगों के बीच रहना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? हम सब पर इन 10 इमोशंस का बहुत असर होता है, लेकिन अगर हम उनके पीछे छुपे संदेश को समझ पाएं, फिर हम उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग, भावनाओं को एक बागीचे जैसा समझिए। उसे फलने फूलने के लिए प्यार, अपनेपन के बीज की जरूरत है, न कि गुस्सा, डर, निराशा जैसे एक्शन सिग्नल्स की। आप अगर इनकी देखभाल ठीक उसी तरह से करेंगे जैसा आप महसूस करना चाहते हैं, तब आप इनके असर को देखकर हैरान हो जाएंगे। ये है प्यार और अपनापन यानी लव एंड वार्मथ, सराहना और कृतज्ञता यानी एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी, उत्साह और जुनून यानी एक्साइटमेंट एंड पैशन, लगन डिटर्मिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, चीयरफुलनेस विटैलिटी योगदान यानी कंट्रीब्यूशन। इस बहुत ही जरूरी टॉपिक के अंत में यही कहना चाहूंगा कि नेगेटिव इमोशंस को
कभी भी अपना दुश्मन न माने। समय रहते उनको कंट्रोल करें। लक्ष्य ऐसा रखें जो आपको एक्साइट करे, यानी असाधारण लक्ष्य ही असाधारण प्रेरणा बनते हैं। अवेकन द जायंट विद इन में अभी तक बहुत कुछ नया सीखा। हमने कई नई टर्म्स सीखी, शायद कुछ थोड़ी मुश्किल भी लगी होंगी। उसमें से कुछ बातों को हम अभी इसी वक्त अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, तो कुछ का अभी समय नहीं आया है। अब बारी है थोड़े फन की। जिंदगी में मौज मस्ती ना हो तो क्या मजा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक सीरियस अंदाज में ही सीखा जाए। तो चलिए फिर। ज्यादातर लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, मगर वे करते नहीं हैं। क्यों? इसका जवाब है ड्राइव का ना होना, या ये कहें कि उनके पास अभी एक वो स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है जो उन्हें एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मोटिवेट करे। सबसे पहले तो अपने अंदर के बच्चे को जगाइए। मतलब क्या करें? बच्चे जैसे कोई चीज मांगते हैं और उसे पाने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, वे ज्यादा कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने अंदर की उस असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति को जगाने का समय आ गया है। फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। अब जो रोक सकती है वो है आपकी कल्पना शक्ति और उसे पाने के लिए आपका कमिटमेंट, क्योंकि असाधारण लक्ष्य ही असाधारण प्रेरणा देते हैं। टोनी रॉबिन्स से कई बार लोग पूछते थे कि आप में इतनी शक्ति आती कहां से है? हम में नहीं है आपकी जितनी शक्ति। इस पर उनका जवाब होता था, मेरे गोल्स, लक्ष्य और कुछ नया पाने की चाह मुझे ये शक्ति देते हैं। जब हमारे पास कोई गोल होता है तब दुख, दर्द हम सब भूल जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे कोई गोल नहीं है, तब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अभी तक इसकी ताकत को समझा ही नहीं है। बिना गोल्स के हमारी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर चलती रहेगी। जिन वीड्स की हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, बस उन्हीं से भर जाएगी। उन अनगिनत पॉसिबिलिटीज जो हमारे अंदर हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उस एक गोल की ही जरूरत है। गोल्स हमें हमारी ही सीमाओं से परे लेकर जाते हैं। शुरुआत में जब हम बड़े गोल सेट करते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, इसलिए हमारा गोल इतना बड़ा होना चाहिए जो हमें इंस्पायर करे। सिर्फ उसके बारे में सोचने से भी हमें इंस्पिरेशन मिले। कोई भी आइडिया रियलिटी या हकीकत बनने से पहले उसके बारे में किसी ने तो सोचा ही होगा, और वो भी पूरी क्लियरिटी के साथ। फिर हम गोल्स क्यों नहीं बनाते हैं? फिर क्या हमें रोक रहा है? आपने शायद पहले भी गोल सेटिंग के बारे में सुना होगा। फिर अभी तक हमने अपनी लिस्ट क्यों नहीं बनाई? कुछ लोगों ने अपने गोल्स तो तय कर लिए हैं पर उन्हें पूरा नहीं किया है, और कुछ लोगों ने उन्हें पूरा करने के चक्कर में अपनी सब खुशियों को दांव पर लगा दिया, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा के लिए कमिट कर दिया। गोल सेटिंग ये आई साइट जैसा होता है। हम जितना उसके पास जाते हैं, हमें उतना ही अपना गोल, उससे जुड़ी सब बातें भी साफ दिखाई देती हैं। हो सकता है कि उनमें से आपको एक नया रास्ता मिल जाए। कुछ लोगों के लिए हर गुजरता दिन एक रियलाइजेशन है कि वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा है, और हमें तो ये पता भी नहीं चलता कि हम कितने दूर निकल आए हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है? इसके लिए टोनी रॉबिन्स ने एक एक्सरसाइज बताई है। उन्होंने हमारी जिंदगी को 10 कैटेगरीज में बांटा है, और हमें एक एक करके हमारे गुजरे 5 साल, हमारा आज और हमारे आने वाले 5 साल के लिए 0 से 10 स्कोर देने हैं। 0 मतलब आपने उस एरिया में कुछ भी नहीं, और 10 यानी एकदम आपके मन के मुताबिक। ये कैटेगरीज हैं आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अट्रैक्टिवनेस, रिलेशनशिप, लिविंग एनवायरनमेंट, सोशली, स्पिरिचुअली, करियर, फाइनेंशियली। स्कोर के साथ इन सब के लिए एक सेंटेंस भी लिखिए। इस एक्सरसाइज से आपको खुद की परफॉर्मेंस को समझने में आसानी होगी। कभी कभी असंतोष यानी डिससैटिस्फैक्शन कामयाबी की चाबी होती है। हमें गोल पूरे करने के लिए खुद की खुशियों को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं होती है। केवल गोल पूरा करना कामयाबी नहीं है, उस ओर बढ़ाया हुआ हर कदम जरूरी है। कभी कभी तो तय किया हुआ गोल न पाना
हमें किसी नए उससे भी बड़े गोल की ओर लेकर जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि नाकामी मिलने पर हमें उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कमिटमेंट को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ अपने तरीके को बदलें, अपने विजन को नहीं। जब हमारे पास एक गोल होता है तब हमारे दिमाग का एक मैकेनिज्म, जिसे रिटाइनल एक्टिविटीज सिस्टम यानी RAS भी कहा जाता है, वो उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है। RAS को अपने दिमाग का स्क्रीनिंग डिवाइस समझिए। इस टर्म को एक बहुत ही आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ खरीदारी की। अब आप जहां भी जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, हमें वही चीज दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें वहां कभी थी ही नहीं, बस बात इतनी सी है कि आपका ध्यान उन पर कभी गया नहीं। मगर अब क्योंकि आपके पास भी वही चीज है, इससे आपके RAS को ये पता चलता है कि आपके लिए ये जरूरी है और इसे अब नोटिस करना है। ठीक इसी तरह जब हमारे पास कोई गोल होता है तब RAS मैकेनिज्म उसकी तरफ काम करने लगता है। इसलिए आज ही अपने गोल्स तय करिए। आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, इस पर विश्वास रखिए। अपने गोल्स को लगातार रिव्यू करते रहिए। अपने नर्वस सिस्टम को खुशी महसूस करने दीजिए। आपका फोकस आप में एक विश्वास पैदा कर देगा जो आपके काम में भी झलकने लगेगा। लेकिन एक बार गोल पूरा होने के बाद क्या? तो गोल या लक्ष्य का उद्देश्य हमारी ग्रोथ भी होता है। इसलिए ये सोचिए, हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा। हो सके तो उन क्वालिटीज को लिखिए, लेकिन उन पर अमल भी करना जरूरी है। जैसे ही एक गोल पूरा हो, दूसरे पे काम शुरू कर दीजिए। हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी। द 10-day मेंटल चैलेंज हमारी जिंदगी को एक नए लेवल पर लेकर जाने के लिए हमें यह समझना होगा कि अभी तक जिन चॉइसेस, पैटर्न, बिलीफ्स को हम फॉलो कर रहे थे, हो सकता है कि आगे वे हमारे काम ना आए और तब हमें उन्हें बदलना होगा। हम चुनौतियों से डरकर जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। याद कीजिए, हमने उन्हें वीड्स कहकर एड्रेस किया था। इसलिए विश्वास रखिए, क्योंकि हमने उन्हें पहचान लिया है, हम उनको कंट्रोल भी कर लेंगे। चुनौतियां हमें सतर्क यानी विजिलेंट और स्ट्रांग बनाती हैं। लेकिन पहले यह तय करिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद उसे करने का एक मजबूत कारण ढूंढिए और फिर किसी भी लिमिटिंग बिलीफ को बीच में आने से रोकिए। और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है मेंटल डाइट। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहिए। आप शायद सोच रहे होंगे बस इतना ही। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन आप जब इसे फॉलो करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हम कितनी बार नेगेटिव थॉट्स से घिर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये थॉट्स हमें स्टेप्स लेने में मदद कर रहे हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। इसलिए सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए, सवाल पूछिए। हमें प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि एक मैच्योर्ड अंदाज में उन्हें हैंडल करना है। अब क्योंकि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने जल्दी आते हैं कि ये समझ पाना कि वे हम पर कब हावी हो रहे हैं मुश्किल है। इसके लिए ध्यान दीजिए, अगर 1 मिनट तक कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में रहता है तो ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि हमें इस पैटर्न को तोड़ना होगा। कैसे? सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देकर। टोनी रॉबिन्स ने इस चैलेंज के 4 आसान स्टेप बताए हैं। पहला, अगले 10 दिनों तक आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव सवाल या नेगेटिव शब्दों में नहीं उलझेंगे। दूसरा, जैसे ही आप खुद को इसमें से किसी से भी घिरा हुआ पाएं, आप तुरंत अभी तक सीखी हुई टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने इमोशनल स्टेट्स को बदलने की कोशिश करें। तीसरा, अगले 10 दिनों तक आप सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करें। और चौथा, अगर आप खुद को नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाने से नहीं रोक पाए तो हार नहीं माननी है। जितनी जल्दी हो सके वहां से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करनी है। और फिर भी अगर ऐसा नहीं हो सका तो अगले दिन का इंतजार कीजिए और इस चैलेंज को नए सिरे से फिर से शुरू कीजिए। हम ये चैलेंज कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले खुद से वादा करना होगा कि हम इसके लिए 100% तैयार हैं। हम बीच में ही छोड़ नहीं देंगे। कुछ बातें हैं जो हमारे लिए रुकावटें बन सकती हैं, जैसे डर, जो हमें सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स की ओर फोकस कराती हैं। ये 10 डे मेंटल चैलेंज हमारी काफी मदद करेगा।
सबसे बड़ी बात मतलब ये, इससे हम खुद के मेंटल पैटर्न को समझ पाएंगे। हम उन कारणों को समझ पाएंगे जो आज तक हमें पीछे खींचते रहे हैं। हमें दूसरे एम्पावरिंग अल्टरनेटिव्स के बारे में पता चलेगा जो कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, और फिर हम नई और अच्छी आदतों को, अनुभवों को अपनी जिंदगी में शामिल कर पाएंगे। हम सब ये कर सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है। खुद को चुनौती दीजिए, खुद से ज्यादा की उम्मीद कीजिए। हमने जो कुछ भी अभी तक इस किताब से सीखा है, अब वक्त है उस पर अमल करने का। आप इस किताब में हमारे साथ यहां तक बने रहे, ये आपके अंदर की इच्छा को बताता है। ये था टोनी रॉबिन्स लिखित अवेकन द जायंट विद इन का पहला भाग। जिस फंडामेंटल टूल्स को हमने इस भाग में सीखा है, उस पर अब मास्टरी भी तो मिलनी चाहिए। ये हम सीखेंगे अगले भाग में। मास्टर सिस्टम अवेकन द जायंट विद इन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। ह्यूमन बिहेवियर ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, सरप्राइजेस से भरा हुआ है, और यही बात टोनी रॉबिन्स को अपने काम के बारे में सबसे अच्छी लगती थी। कभी कभी हमारे बिहेवियर से जुड़ी छोटी छोटी बातें एक बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं, और इनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें अपने मास्टर सिस्टम को समझना होगा। हर दिन हम कई बातों के, लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जिनका हमारे बिहेवियर पर काफी असर पड़ता है, जिसकी झलक हम अपने कामों में देखते हैं। जब हम खुद के मास्टर सिस्टम को समझने लगते हैं, तब हम दूसरों को भी समझते हैं। उनके बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, ये भी हमें समझ में आने लगता है। मास्टर सिस्टम हमें दूसरों को जज किए बिना उन्हें समझने में हमारी मदद करता है। हम सब कई रिश्तों में बंधे हैं, और जिनको निभाते समय हमें काफी सोचना भी पड़ता है। उनको मजबूत करने के लिए उनको समझना पड़ता है, उन पर काम करना पड़ता है, तभी तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकेंगे। हम अक्सर किसी भी इंसान को उनके व्यवहार से जोड़ते हैं, जैसे वो बहुत गुस्सैल है या वो बहुत मिलनसार है। ये बात सच है कि हमारा व्यवहार, हम कौन हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन किसी का परिचय उनके व्यवहार से नहीं किया जाता। व्यवहार और इंसान ये दो अलग अलग बातें हैं। कोई हमेशा मिलनसार रहने वाला इंसान किसी दिन शायद आपको बिल्कुल अपोजिट मूड में दिखे। इससे वो इंसान खराब नहीं हो जाता। इसलिए अगर हम उनके मास्टर सिस्टम को समझेंगे, फिर हम उनको एक इंडिविजुअल की तरह देखेंगे। हम उनको उनके व्यवहार से अलग रखेंगे। लेकिन अगर हमने इसे समझने में गलती कर दी, फिर अंजाम कुछ और ही होगा। आपकी पसंदीदा फील्ड से किसी भी कामयाब इंसान के बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आज वो जहां हैं, वहां वे कैसे पहुंचे। इसका एक ही जवाब है, उनका या उनकी फील्ड से जुड़ी बातों का सही इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए जो हमें उन नतीजों पर पहुंचने में मदद करें जिसकी हमें चाह है। हम बहुत कम इन बातों को अपने कंट्रोल में लेते हैं। ये शायद सुनने में कठिन लगे, लेकिन उन 5 एलिमेंट्स को समझते हैं जो इसे आसान बनाएंगी। पहला, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। किसी की कही हुई कोई बात आपको रुला दे तो शायद वही किसी को हंसने का कारण दे दे। इस दो कंट्रास्ट रिएक्शंस का कारण है उनकी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। इसलिए ऐसे समय हम जो भी फैसला करें, वो उस सिचुएशन को हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके होना चाहिए, न कि उसे टालने के लिए। दूसरा है हमारे सवाल। हम पहले भी सवाल क्यों पूछने चाहिए, सवाल कैसे होने चाहिए, इस पर काफी डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे सवाल हमें उस हालात के बारे में, दुख और खुशी के बारे में बताते हैं। तीसरा है हमारे मूल्य यानी वैल्यूज। आमतौर पर 2 तरह की वैल्यूज होती हैं। एक जो हमें प्यार, अपनेपन, दूसरों के प्रति कंपैशन की भावना की तरफ लेकर जाती है, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन, निराशा, इंसल्ट से दूर करता है। जब वैल्यूज में टकराव होता है, तब फ्रस्ट्रेशन होना नेचुरल है। हम जिन वैल्यूज को चुनते हैं, उनका हमारे फैसलों पर बहुत असर पड़ता है। चौथा है हमारा विश्वास। किसी इंसान के लिए हमारा विश्वास हमें एक दिलासा देता है कि वो हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। जिससे बच्चों को लगता है कि हम उनसे प्यार करते हैं, तो हमें उनकी सब बातें माननी चाहिए और हम उन्हें कभी डांटेंगे भी नहीं। और अगर हमने उनसे ऊंची आवाज में बात की, तो वे तुरंत कहते हैं कि आप हमें प्यार नहीं करते। 5वां है अनुभव।
किसी बात का, किसी के बर्ताव का मतलब निकालने में हमारे पुराने अनुभवों का बहुत हाथ होता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में दो बातें बदलनी होंगी, हमारा व्यवहार और हमारी भावनाएं। अपने मास्टर सिस्टम को बदलने से हम हर तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए खुद के लिए नेगेटिव सोचने से बेहतर है ये सोचें कि मेरे सिवा कोई दूसरा मुझे और मेरे हालात को नहीं बदल सकता है। ये सोच हमारे अंदर के रिजेक्शन के डर को तो दूर कर देगी, लेकिन साथ में हमारे अंदर के फ्रस्ट्रेशन को कम करने में भी मदद करेगी। इन 4 एलिमेंट्स में से अगर हम एक भी बदल सकें तो हमें कोई भी नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी। लेकिन हम अपने इस हमेशा एक्टिव रहने वाले दिमाग का क्या करें? हमारे दिमाग को ओवर इवेलुएट, ओवर एनालाइज करने की आदत होती है। इसलिए ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए जहां हमें इसे रोकना होगा और एक्शन लेना शुरू करना होगा। कभी कभी ओवर इवेलुएशन चीजों को मुश्किल बना देता है, इसलिए माइनर स्टेप्स को एक चंक में रखकर एक बड़ा स्टेप लीजिए, रास्ता आसान हो जाएगा। आपके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, या हमारे उसूल हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? हमारे समाज में उन लोगों को बड़े सम्मान से देखा जाता है जो अपने वैल्यूज के साथ समझौता नहीं करते हैं। हम इन लोगों की कही हुई बातों का सम्मान करते हैं। हमें एक बात समझनी होगी कि हमारी वैल्यूज, हमारे उसूल हमें फैसले लेने में रास्ता दिखाते हैं और जिससे हमारा फ्यूचर बनता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। कई बार लोगों को ये तो पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, मगर वे क्या बनाना चाहते हैं इसका उनको कोई आइडिया नहीं होता है। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब के दूसरे भाग की शुरुआत वैल्यूज या मूल्य, या जिसे हम उसूल भी कहते हैं, उससे की है। हमारे उसूल हमारा कदम कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। उनकी एब्सेंस में हम चिड़चिड़ापन, निराशा, खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें करना क्या है, हमारे लिए क्या सही है। हमारे उसूल ही हमें किसी बात की सर्टेनिटी और इनर पीस महसूस कराते हैं। एक मजबूत वैल्यू सिस्टम के बिना रास्ते से भटकना बहुत आसान है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। लोग अपने अंदर के गुस्से पर काबू पाने के लिए इनका सहारा लेते हैं और ये उनकी आदत बन जाती है। अधिकतर हम अपना बर्ताव बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उस बर्ताव या आदत के पीछे के कारण का क्या? जब हम अपने उसूलों के पक्के होते हैं तब वे हमें बुरी आदतों से बचाने के लिए काफी होते हैं। हमें बचपन से अच्छे, बुरे, सही और गलत में फर्क करना सिखाया जाता है। अच्छा काम करने पर हमें शाबाशी मिलती थी और गलत काम करने के लिए डांट। घर के बड़े हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल होते थे। लेकिन आज अधिकतर लोग न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में रहते हैं, जहां माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और घर में बच्चों के पास कोई बड़ा नहीं होता है। इसके साथ ही साथ टीवी, इंटरनेट से वे कई बातें सीखते हैं। तो क्या इसका यह जवाब है कि ट्रेडिशनल सिस्टम ही एक सॉल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं। मगर हम एक मजबूत वैल्यू सिस्टम का उदाहरण तो रख ही सकते हैं। अधिकतर हम मीन्स और एंड्स में कंफ्यूज्ड रहते हैं। जैसे पैसे का ही उदाहरण ले लीजिए। पैसा चीजों को खरीदने का जरिया है, यानी मीन्स है, ये लक्ष्य या एंड नहीं है। एंड वैल्यूज तो वो हैं जो हमारी जिंदगी को पूरा कर दें, जिनसे हमें रिच फील हो। हम गलती करने के बाद यही करते हैं कि हम अपने गोल्स तो तय कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए या हमारे लिए क्या जरूरी है। और ऐसे में ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें खुद ही ये पता नहीं होता कि हमें किस रास्ते जाना है। इसलिए ये तय करना कि क्या सही है और क्या गलत, ये तय करना भी कठिन हो जाता है। ऐसे में फ्रस्ट्रेट होना तो नेचुरल है। हमारे सामने ऐसे भी हालात आते हैं जब हमारे इमोशंस हमारे उसूलों पर हावी होने लगते हैं। इमोशंस की भी अपनी एक खास जगह है। हमारे लिए जो उसूल मायने रखते हैं उनमें भी एक ऑर्डर या हिरार्की होती है, यानी कुछ को हम सबसे ऊपर रखते हैं और कुछ के साथ हम खुद को थोड़ी छूट दे देते हैं। जब इमोशंस और उसूलों में चुनाव करके फैसला लेने की बात आती है, तब यही ऑर्डर हमारी मदद करता है। जैसे कुछ लोगों के लिए उनके पैशन से ज्यादा आराम जरूरी होता है, कुछ इमोशंस हमें ज्यादा खुशी देते हैं।
लेकिन हर किसी का इसे डिफाइन करने का तरीका अलग अलग होता है। खुद की हायरार्की ऑफ वैल्यू हमें यह बताता है कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। हम सभी को खुशी की चाह है और हमें दुखों से जितना हो सके दूर रहना है। एक नेगेटिव वर्ड 10 पॉजिटिव वर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। जब भी कभी हमें फैसला लेना होता है, हमारा दिमाग एक ही बात सोचता है, ऐसा करने से मुझे खुशी मिलेगी या दुख। खुशी के साथ साथ हमें सक्सेस यानी कामयाबी भी चाहिए, लेकिन कामयाबी के रास्ते में रिजेक्शंस भी आएंगे। अगर हम उन रिजेक्शंस का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर कामयाबी पाना भी कठिन है। हमारे दिमाग को यह पता है कि कामयाबी का रास्ता रिजेक्शंस से ही होकर गुजरता है और वो रिजेक्शंस को दुख या पेन से जोड़ता है। बस इसी कारण वो कंक्लूजन निकलता है कि कामयाबी उतनी जरूरी नहीं है, या यूं कहें कि कामयाबी पाने के लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने उसूलों के पीछे के कारण जानने की कोशिश करनी होगी और फिर फैसला लेना होगा। हम सभी को लगता है कि हमारे उसूल सबसे बड़े हैं और हम उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें यह सोचना है कि इनमें और कौन सी वैल्यूज जोड़ी जा सकती हैं और कौन सी हटाई जा सकती हैं। हमारी हायरार्की में किसी एक खास वैल्यू के होने का क्या कारण है? क्या मुझे अपनी वैल्यूज को रीअरेंज करने की जरूरत है? इमोशंस की तरह वैल्यूज का भी हमारी इमोशनल स्टेट पर असर पड़ता है। मतलब कौन सी वैल्यूज से हमें कैसा फील होता है, इसलिए उनके अरेंजमेंट की जरूरत होती है। जिंदगी हमारे उसूलों का अलग अलग तरह से इम्तिहान लेती है, लेकिन हमारे अंदर वो पावर है जिससे हम उस इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं। कामयाब होने पर भी, उसूल होने पर भी आप खुश नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी को उस तरीके से नहीं जी रहे हैं जैसी आपकी इच्छा है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक उन उसूलों के लिए लागू होने वाले रूल्स समझे ही नहीं है। हमारे खुश न रहने का क्या कारण है? आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आप खुशी महसूस करें? सच तो यह है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके होने से हम खुश हो जाएंगे। हम अगर चाहें तो आज अभी इसी समय खुश हो सकते हैं, क्योंकि जब हम तय कर लेते हैं कि हमें खुश रहना है, तब हम अपने दिमाग को हमारे रिस्पॉन्स, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट को बदलने के लिए सिग्नल्स भेजते हैं, जो खुशी या दुख में बदल जाता है। जब तक हम किसी कारण को खोजते रहेंगे जो हमें खुशी दे, तब तक वो हमें खुशी नहीं मिलेगी। जैसे ही हम इस पल में खुश रहना सीख जाएंगे, हम खुद को एक ऊंचे लेवल पर रख पाएंगे जहां बाहर क्या चल रहा है वो जरूरी नहीं होगा, और हम अपनी जिंदगी में पूर्णता यानी फुलफिलनेस लाने के लिए कमिटेड होंगे। हमने अब ये तय कर लिया है कि हमें कैसा महसूस करना है। अब हमें यह भी तय करना है कि हमें अपने उसूलों को पाना है कि नहीं। अगर हम अपने पुराने उसूलों पर अड़े रहें, फिर हम खुद ही हर तरह के बदलाव के दरवाजों को बंद कर रहे हैं। इसलिए बदलाव को अपनाइए और आगे बढ़िए। अक्सर हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। रूल्स और स्टैंडर्ड्स ये हमारी जिंदगी को, उससे जुड़ी घटनाओं को, हमारे बर्ताव, रिएक्शन, रिस्पॉन्स के लिए गाइड का काम करते हैं। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, ये सबसे जरूरी है, और इसे ही हम रूल्स कहते हैं। रूल्स हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताते हैं। वे किसी भी सिचुएशन में ट्रिगर का काम करते हैं। अपने दिमाग को एक कोर्ट रूम जैसा और रूल्स को जज और ज्यूरी समझें। वे तय करते हैं कि खुश होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसे हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। हमने बुरा लगने के लिए तो कई रूल्स बनाए हैं, मगर खुश रहने के लिए बहुत कम। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सब इस जज एंड ज्यूरी सिस्टम से होकर गुजरता है। उन उसूलों के लिस्ट में शामिल होने से नए बिलीव्स तैयार होते हैं, और जिसकी वजह से नए रूल्स भी सामने आते हैं, और ऐसे में डिस्कम्फर्ट का होना नेचुरल है। इसलिए पुराने रूल्स को डिलीट कर दें, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे एक्शंस, डिसीजंस एम्पावरिंग होंगे। रूल्स के साथ भी यही रूल अप्लाई होता है, लेकिन ये पता कैसे चले कि जो रूल हम बना रहे हैं वो एम्पावरिंग है कि नहीं? टोनी रॉबिन्स ने इसके 3 आसान तरीके बताए हैं। पहला, क्या उस रूल को फॉलो करना नामुमकिन है? अगर हम ऐसा कोई रूल बना लेते हैं
जो हम फॉलो ही ना कर पाए, तब वो किसी भी तरह से हमें मोटिवेट नहीं करेगा। दूसरा, अगर हमने एक ऐसी किसी बात को डिसाइडिंग फैक्टर बनाया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर वो रूल डिसएम्पावरिंग माना जाएगा। और तीसरा, अगर उसे फॉलो करने से हमें कुछ ही दिनों तक खुशी मिलती है, तो वो भी डिसएम्पावरिंग ही है। इसलिए रूल्स ऐसे बनाएं जो अचीवेबल हों। एक बार हमने ये तय कर लिया कि हमारे उसूल क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, फिर ये सोचना है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें खुशी दे सकती हैं, और फिर उस ओर अपना कंपास घुमाना है। एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार किसी पर कब नाराज हुए थे, और उस वक्त आप उन पर नाराज थे या उनकी किसी बात पर? हम सभी को अपने उसूलों से बहुत प्यार होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे उसूल सबसे सही हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तब फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे समय में किसी भी एक डिसएम्पावरिंग रूल को एम्पावरिंग रूल से रिप्लेस करके देखिए। अगर आपने अपने रूल्स वैल्यूज को दूसरों को बताया ही नहीं होगा, तो उनसे उसे फॉलो करने की उम्मीद रखना गलत है। और अगर आप उनके मुताबिक नहीं रह सकते हैं, तो उनसे भी ऐसा करने की उम्मीद न करें। सच तो यह है कि अगर हम बहुत ज्यादा रूल्स बनाएंगे तो उन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। हम हमेशा जकड़ा हुआ महसूस करेंगे, और ऐसे में क्या हमें खुशी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। आगे जाकर यही यादें हमारे लिए रेफरेंस का काम करेंगी। याद है ना, रेफरेंस हमारे मास्टर सिस्टम का 5वां एलिमेंट है। अच्छे रेफरेंसेस यानी अच्छी चॉइसेस। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए रेफरेंसेस का काम करते हैं, और यही रेफरेंसेस हमें फैसले लेने में मदद करती हैं। इसलिए अच्छे रेफरेंसेस को इकट्ठा करते रहना यह बहुत जरूरी है। हमने ये पहले भी पढ़ा कि हमारी इमोशनल स्टेट का हमारे रेफरेंसेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारा मूड कैसा है, हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसा महसूस करते हैं। जो सवाल हम खुद से पूछते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारे उसूल, इन सब का हमारे रेफरेंसेस में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में हमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से समझते हैं, ये तय करता है हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा बनेगा। हमारे रेफरेंसेस हमें एक सर्टेनिटी देते हैं। हमें ये विश्वास होता है कि हम इसे हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास वैसे अनुभव हैं। हमें डर तब लगता है जब हमारे लिए वो सिचुएशन पूरी तरह से नई होती है। हम उनके हर पहलू से अनजान होते हैं, हमारे पास उससे जुड़े कोई एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है या उसे कैसे हैंडल करना है। अब रेफरेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। ये जरूरी नहीं है कि रेफरेंसेस हमेशा हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस से ही आए। कई बार तो हमारी इमेजिनेशन ही काफी होती है उन्हें बनाने के लिए। इसके साथ साथ हमारी रीडिंग, दूसरों के अनुभव भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। देखा जाए तो खराब अनुभव जैसा भी नहीं होता है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता ही है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। वे हमें ये बताते हैं कि हमें शायद लगे कि हमारी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन शायद ऐसा भी कोई हो जो हमसे ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहा हो। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख कर आगे बढ़ें, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जब हमारा अच्छाई पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब हमने उसे कैसे हैंडल करना है ये सीख लिया है। हमने ये भी सीख लिया है कि फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है। उसूलों का पक्का होना जरूरी है क्योंकि वे हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रूल्स का होना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि उससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और जब हम लगातार आगे बढ़ते हैं तब यकीनन हमें एम्पावर्ड फील होता है और जिससे हम खुशी महसूस करते हैं। यूनिवर्स में जो भी वाइब्रेशंस जाती हैं वे कहीं गायब नहीं होती, वे बस अपना फॉर्म बदलकर हमारे सामने आती हैं। हम उनका क्या मतलब निकालते हैं, उससे हमें या तो इनसे खुशी मिलती है या दुख। इसलिए हमारा काम है सिर्फ अच्छे और पॉजिटिव मतलब निकालना और जितना हो सके उतने नए रेफरेंसेस तैयार करना। अनुभव से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती है। अनुभव हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन का सामना करने का हौसला देते हैं। हम अपने फ्यूचर को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं और हम अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। एक बात याद रहे कि जो कुछ भी है अभी है, इसी पल में है। कल किसने देखा है, और जो कल बीत गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा।
इसलिए हमारे हाथ में हमारा आज है। आज हमारे पास जो पल हैं वो हमारी जिंदगी को आकार देंगे, और ये पूरी तरह से हम पर निर्भर है कि हम अपने आज को कैसे संवारते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जगाइए और नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढिए, और ये काम तुरंत शुरू करिए। पहचान ये एक ऐसा शब्द है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और इसके बावजूद कई लोग इसे पूरी जिंदगी ढूंढते हैं। इसका कारण हमारी वो एक गलती है जो हम अक्सर करते हैं, और वो है अपनी या किसी दूसरे की पहचान को चरित्र यानी कैरेक्टर से जोड़ना। हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे बिलीफ्स, हमारी चॉइसेस, ये सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। ये हमें डिफाइन करते हैं। हमारी पहचान ही हमें दूसरों से अलग करती है। हम सभी में कई क्षमताएं यानी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी पहचान बनाता है। मुश्किल तब आती है जब खुद को बदलने के बावजूद, पॉजिटिव चेंजेस लाने के बावजूद भी लोग हमें अभी भी पुराने ही अंदाज में देख रहे हों। अगर हम खुद को नहीं पहचानते कि हम कौन हैं, फिर हम ये कैसे तय कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। जैसे जैसे हम खुद के बारे में नए बिलीफ्स बनाते हैं, हमारे बर्ताव में भी बदलाव आते हैं जो हमारी नई पहचान को सपोर्ट करने लगता है। हमारी पहचान में एक बदलाव हमारे पूरे मास्टर सिस्टम को बदल देता है, और इसी से तेजी से सुधार भी होने लगता है। हम सभी को कंसिस्टेंसी पसंद है। हम कंसिस्टेंसी को खुशी से और इनकंसिस्टेंसी को तकलीफ से जोड़ते हैं। जब हम बाहर के लोगों के साथ होते हैं तब हमें कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है। कुछ लोगों को इससे बदलाव महसूस होता है, लेकिन यह हमें रिवॉर्ड भी देता है। लोग हम पर विश्वास करते हैं। हम किसी को भी उनके एक्शंस से पहचानते हैं। हम ये देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और उसके हिसाब से हम उनके बारे में अपनी राय बनाते हैं। शायद आपके मन में ये सवाल उठे कि क्या मेरी पहचान मेरे अनुभवों से संबंधित नहीं है? यानी हम जैसा अनुभव करते हैं उसी से हमारे उसूल, बिलीफ्स, रेफरेंसेस बनती हैं, और ये हमारे बर्ताव में झलकने लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अनुभव नहीं, बल्कि हमारा उन अनुभवों को समझने का तरीका हमारी पहचान बनाता है। अगर हमारे फंडामेंटल्स पक्के हैं, फिर हम कभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार नहीं होंगे। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। हम क्या हैं उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए। बढ़ती उम्र, वजन का कम या ज्यादा होना, यह हमें परेशान नहीं करेगा। एजिंग ये एक नॉर्मल और नेचुरल बात है, लेकिन हम अगर ये मानने को तैयार ही ना हो और अलग अलग तरीकों से अपनी बात को मनवाते रहें, तो क्या ये खुद को झुठलाना नहीं हुआ? एक बार हम किसी के बर्ताव को बदल सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान बदलना ये मुश्किल लगता है। खुद से सवाल कीजिए, मैं कौन हूँ? शायद आपका जवाब आपके प्रोफेशन से, बर्ताव से, भावनाओं से, कामयाबी से, लोगों के फीडबैक से, मेटाफर्स, हमारी आमदनी, हमारे लुक्स या हमारे पास्ट से जुड़ा होगा। हमारे दोस्त हमें कैसे देखते हैं, ये भी हमारी पहचान का हिस्सा बनता है। इसके साथ साथ हमसे ये सवाल किस समय पूछा गया है, उसका भी अपना अलग महत्व है। इसलिए मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त बहुत शांत, रिलैक्स्ड और हाँ, क्यूरियस भी रहें, क्योंकि आपको खुद को तलाशना है। 1 या 2 बार खुद से ये सवाल करें और अपने जवाब को लिखते जाएं। ये तब तक करें जब तक आपका जवाब आपको उस पर विश्वास न दिला दे। ये एक्सरसाइज या तो आपको आपकी एक ऐसी पहचान से रूबरू कराएगा जो आपने अभी तक सोची ही नहीं थी, या फिर आप ये कहेंगे कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। ये इसलिए क्योंकि जब भी हमसे ऐसे इमोशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब हम खुद से 2 सवाल करते हैं। क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, और मुझे इससे क्या फायदा होगा? एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज, जैसे डिक्शनरी में हम नए शब्दों का मतलब ढूंढते हैं, वैसे ही ये सोचिए कि अगर आप अपना नाम ढूंढेंगे तो क्या लिखा होगा, या अगर आपको अपने नाम का आईडी कार्ड बनाना हो तो आप उसमें क्या देखना पसंद करेंगे। ये लिखते वक्त खुद से ईमानदार रहें। अब आपने जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़कर कैसा महसूस हो रहा है? अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको खुद को री इन्वेंट करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, और अपनी नई पहचान से कमिटेड रहना ये सबसे जरूरी बात है। किसी भी बदलाव के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सी बातें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। अपनी पहचान को पुराने अनुभवों से घेर कर ना रखें।
हम खुद को कैसा देखते हैं ये हमारे लिए रुकावट का काम नहीं करती हैं, बल्कि ये हमें बेहतर बनाने में मदद ही करती हैं। ये हमें बताते हैं कि कहां पर बदलाव की जरूरत है। इसलिए आज ही तय करिए कि आपको अपनी पहचान को किस तरह से देखना है और उसकी ओर कदम बढ़ाइए। इसके साथ ही अवेकन द जायंट विद इन का दूसरा पार्ट खत्म होता है। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब के लास्ट पार्ट में हमें एक 7 डे चैलेंज दिया है। अ 7 डे चैलेंज, सिर्फ 7 दिन में बनाएं एक खूबसूरत जीवन। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे अपनी जिंदगी में आदतों में शामिल करने के लिए टोनी रॉबिन्स ने हमें एक 7 डे चैलेंज दिया है, जिसमें हर एक दिन के लिए एक एक्सरसाइज है। शुरू करते हैं पहले दिन से, क्योंकि हमारी भावनाओं को काबू में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए शुरुआत उसी से करते हैं। अगर हमारी भावनाएं हमारे काबू में नहीं है तो बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसके लिए हमें उन इमोशंस को लिखना है जो हम एक वीक में महसूस करते हैं। उन इमोशंस के पनपने में कौन से हालात जिम्मेदार हैं। हर एक नेगेटिव इमोशन के लिए एम्पावरिंग इमोशन ढूंढिए। पूरे दिन आपको यही फॉलो करना है। दूसरे दिन अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। आपके हिसाब से हेल्थ और फिटनेस में क्या अंतर है? हेल्थ यानी जब हमारे सब बॉडी पार्ट्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं, और फिटनेस का संबंध किसी एथलेटिक एक्टिविटी में हमारी शारीरिक क्षमता यानी फिजिकल एबिलिटी से है। इन दोनों के बीच बैलेंस एक स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म से आता है। दूसरे दिन के एक्सरसाइज के लिए हमें हेल्थ और फिटनेस के बीच के फर्क को लिखना है। एक अच्छी हेल्थ हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए हेल्दी रहने के लिए खुद से वादा कीजिए और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कीजिए। तीसरा दिन हमारे रिश्तों के लिए है। हम चाहें जितने भी कामयाब हो जाएं, लेकिन उस खुशी को बांटने के लिए हमारे पास हमारे अपने ही ना हो तो क्या फायदा। आपके लिए जो भी सबसे ज्यादा मायने रखता है उनसे बात कीजिए और रिश्तों पर उनके क्या विचार हैं उसे जानने की कोशिश कीजिए। यह समझिए कि प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। हमें दूसरों को कम साबित नहीं करना होता है। दोनों को मिलकर कुछ ऐसी बातें तय करनी चाहिए जिस पर आप दोनों राजी हों और जो आपको उस वक्त काम आए जब आपके बीच कोई मनमुटाव हो। और एक बात और, एक दूसरे से अपनी भावनाएं बांटें। चौथा दिन पैसे के बारे में है। लोगों की पैसों को लेकर क्या सोच है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। पैसे से कई मुश्किलें आसान हो जाती हैं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल न होने से ये बोझ भी बन जाता है। अगर पैसे के बारे में हमारी सोच ही क्लियर नहीं है और हमें यही समझ में नहीं आता कि हमें इसे कैसे संभालना चाहिए, कई बार अपने पुराने तरीकों में कोई बदलाव न लाने से भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए सबसे पहले खुद की सोच को समझें। फिर अपनी तरफ से आप ऐसा और क्या कर सकते हैं जिसे बाकी के लोग फॉलो करें, वो सोचिए। ये सोच आपको नए रास्ते दिखाएगी जो इनकम जनरेशन में मदद कर सकेंगे। एक्सपर्ट्स की राय जरूर लीजिए और अगर जरूरत हो तो तुरंत कदम उठाइए। पांचवा दिन अपने उसूलों के वैल्यूज के लिए। ऐसा हो सकता है कि सब कुछ सही होते हुए भी आप अपने उसूलों पर नहीं चल पा रहे हैं। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर होता है जब हम हालात के सामने हार जाते हैं। इसलिए उन सब प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज की एक लिस्ट बनाइए जो आप फॉलो करना चाहते हैं। यह ध्यान रहे कि यह लिस्ट इतनी लंबी हो कि ये आपकी जिंदगी को खूबसूरती से भर दे और इतनी छोटी हो कि आप इसे हर दिन पूरा कर पाए। हर पॉइंट के लिए उसे करने का एक कारण भी लिखिए। अब इसे फॉलो कर खुद से वादा कीजिए। जरा सोचिए, ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी को कितना बेहतर बना पाएंगे। छठवां दिन हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अगर आपका आज स्ट्रेसफुल है तो कोशिश करिए कि कल बेहतर हो। ऐसा करने के लिए आपके पास उपाय हैं। अपना फोकस बदलने से हम अपनी इमोशनल स्टेट भी बदल सकते हैं। अगर किसी काम को करने में ज्यादा समय लगता है तो उसे कोई कंपनी दीजिए, जैसे वर्कआउट को म्यूजिक की कंपनी देना। आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। और टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। सातवां और आखिरी दिन है आराम करने का। हम सबको ब्रेक चाहिए होता है। आज आपको जो पसंद है वो करिए, बस उसे एंजॉय करिए, क्योंकि आपके कल में कुछ नया छुपा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और कुछ बड़ा सोचिए। एक लंबा सफर तय करके हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने इस पूरी किताब में
इतना कुछ सीखा है कि उसके बारे में हम जितनी बातें करें उतना कम है। हर टॉपिक इंस्पिरेशन से भरा हुआ है और हमने ये भी देखा है कि कैसे हम अपने अंदर की उस शक्ति को जगाकर जिंदगी में जो चाहें वो पा सकते हैं। खुद को कम आंकना, खुद को हमेशा डीमोटिवेट, अंडर एस्टिमेट करते रहना, ये हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये हमें तय करना है और हम ये कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टोनी रॉबिन्स की बताई हुई स्ट्रेटजीज, टूल्स हैं और कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस भी हैं। हमने अपने फैसलों का महत्व समझा और हमारे फैसले किस तरह हमारा भाग्य बनाते हैं इसके बारे में भी चर्चा की। आज जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे पास्ट में लिए गए फैसलों का ही परिणाम है। हमने पर्सनल लेवल पर तो फैसले लेना सीख लिए, अब वक्त है कुछ बड़े फैसले लेने का। हम दूसरों के बर्ताव को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को तो सुधार ही सकते हैं। हमारे एक्शंस ये हमारे फैसलों से आते हैं और जिनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर असर होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसले करना ये हमारे हाथ में है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया में बदलाव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम में कहाँ वो क्वालिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है, हम हर वक्त अपने एक्शन से बदलाव ला सकते हैं। हम सभी में वो ताकत है, काबिलियत है, बस वक्त आने पर उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तब आपके अंदर के उस हीरो को जगाइए। हीरो कौन है? जो चुनौतियों के बावजूद निडर होकर कंट्रीब्यूट करे, जो किसी की सोच से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर सोचे, जो एक एग्जाम्पल सेट करे। अधिकतर लोग वो हीरो बनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर लगता है। उनको लगता है कि रिजेक्शन की जगह जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। लेकिन जब हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं ला सकेंगे। हम अपनी तरफ से जो भी मदद हो सके वो कर सकते हैं, जैसे पानी का ठीक इस्तेमाल, जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होकर, किसी भी तरह के गलत कामों में पार्टिसिपेट न करके, अपने बच्चों में भी इन आदतों को शामिल करना। हमने जिन एम्पावरिंग क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी, वैल्यू सिस्टम, पॉजिटिव रेफरेंसेस की पहले चर्चा की, उनका महत्व समझाना और अपने बर्ताव में उसे इस्तेमाल करना। हमें किसी सही समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें जो बात मामूली लग रही है शायद वो दूसरों के लिए खास हो, जैसे किसी के चेहरे पर हंसी लाना। अधिकतर लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन कोशिश किए बिना हम रिजल्ट्स के बारे में कैसे कह सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पहचान क्या है? ग्रेटिट्यूड, इस शब्द के अर्थ को समझने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कहीं ना कहीं हम सब की इच्छा होती है कि हम वही करें जो सही है, और ऐसा करने के लिए अगर हमें थोड़ी सी तकलीफ भी सहनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। इस तकलीफ के बदले में जो सुकून और खुशी मिलेगी वो अनमोल होगी। इसलिए हीरो को ढूंढने की बजाय खुद हीरो बनिए। हमें पूरी दुनिया का भार उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कदम उठाने हैं। एक बार आपने इस बुक में बताई गई टेक्निक्स पर मास्टरी हासिल कर ली, फिर आप उस पॉजिटिव एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगली बार जब आप किसी को दुखी देखें तब उन्हें समझने की कोशिश करें। एम्पावरिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके उनको अच्छा महसूस कराएं। देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलेगी। कई बार हमें कुछ बातों का, सिचुएशंस का, अनुभवों का कारण नहीं पता होता, मगर ये सब हमें कुछ न कुछ सिखाते ही हैं, जिनका हमारे भाग्य पर असर पड़ता है। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और कैनी को अपनी आदत बना लें। कैनी तो आपको याद ही होगा, एक बार फिर बताता हूँ। कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग एम्पावरमेंट। खुद का मास्टर सिस्टम तैयार करें। अपनी जिंदगी के खुद ड्राइवर बनिए, लेकिन उसका आनंद लेना न भूलें। आज से उस खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अपने अंदर क्यूरियोसिटी को जगाए रखते हैं और रोज नई नई चीजें सीखते हैं। हमें अगर सब कुछ पहले से ही पता हो तो क्या मजा। सरप्राइजेस में ही तो असली मजा है। नई पॉसिबिलिटीज को, नए अनुभवों को खुले दिल से अपनाइए और भरोसा रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी रूप में आपके भले के लिए ही है। जब हम अपने अंदर के डर पर, नेगेटिविटी पर जीत हासिल करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेंगे
और दूसरों में भी उसकी वाइब्स डाल पाएंगे, तब हम सही मायने से अपनी जिंदगी के ड्राइवर, इंजीनियर या रचयिता कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने अवेकन द जायंट विद इन इस किताब से बहुत कुछ सीखा होगा और शायद कुछ बातों को अपनी जिंदगी में शामिल भी करना शुरू कर दिया होगा। आपको जल्दी ही उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।